नमस्कार। अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया होगा, होप आप वो सब बरोबर पढ़ रहे होगे। ठीक है। तो आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, मतलब नया टॉपिक चालू करेंगे, बट थोड़ा संविधान सभा के बारे में जो पीटी में इंपॉर्टेंट आ सकते हैं तथ्य उनको पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिस दिन हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट डे कोई भी एक, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि 5-10 क्वेश्चंस करूंगा, कोई भी एक आपको प्रीलियम्स में आ सकने वाले या मतलब जो जिसके चांसेस है आने के, वैसे एक एक क्वेश्चन मैं आपसे डेली पूछूंगा। ठीक है। तो पीटी के हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी मैं पूछता हूँ, चलिए आपसे। तो जो कि मैं एकदम अच्छे से आपको समझाया था, तो नोट कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए। देखो मैं कौन आप लोगों में से इसके पहले का लेक्चर अटेंड किया और कौन आप लोगों में से बता पाता है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू हुई थी। चलिए बताइए कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू हुई थी। देखो कितने लोगों को पता है। ए, निर्वाचन, निर्वाचन यानी चुनाव। ठीक है। बी, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। सी, आपका निर्वाचन, नागरिकता। सी, न्यायाधीशों की नियुक्तियां। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्तियां। और ये सी। डी, अंतरिम संसद। चलिए इसमें से बताइए, देखो आप लोगों में से कौन कौन जवाब दे पाता है, किन किन लोगों ने पढ़ के आए। अगर जो पढ़ के आया होगा या जिसका तैयारी हो चुका होगा 100% वो इसका जवाब दे देगा। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, देखो कितने लोगों को ये पता है कि ये चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू हुई थी। कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू हुई थी, चलिए हिंट दे देता हूं। मैं 4 व्यवस्थाएं बताया था। अब बिना बुक पलटे, बिना आंसर को आप देखे, चलिए बताइए उनमें से, चारों में से कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, आंसर बताइए। पहला, दूसरा, सेकंड, दूसरा, तीसरा, हम लोग ए ही लिखते हैं और इनको नंबर्स कर लेते हैं। ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। और डी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो हो गया, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो कितने लोगों को पढ़ के आए और कितने लोगों का जो डाउट है वो एकदम क्लियर चल रहा है। अगर जिन लोगों ने ये कमेंट का इसका सही जवाब दे दिया तो ये उससे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं भी देखूं कि इतना पढ़ाने के बाद, इतने अच्छे से समझाने के बाद कितने लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा कि मैंने 4 व्यवस्थाएं बताई थी। ठीक है, 4 व्यवस्थाएं बताई थी। क्या क्या बताया था? चुनाव, नागरिकता। ठीक है, इसके बाद अंतरिम संसद। अंतरिम संसद, अभी तो आप खुश हो गए रहोगे कि डी भी मिल गया, मतलब पहला, दूसरा, चौथा हो गया। तो अभी और लास्ट जो था विशेष प्रावधान, जो अस्थायी रूप से थे। ठीक है, या कानून जो भी था, कुछ भी हिंट करके चेंज करके आ जाता है, कुछ कानूनों को लागू कर दिया गया था। यानी इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि अगर हमारा संविधान सभा रेडी हो गया तो उसका एम क्या है कि चुनाव करके राजनीतिक लोगों को स्थिर करना।
ठीक है, तो मतलब चुनाव होगा, लोगों को नागरिकता प्रदान करना, क्योंकि बिना नागरिक के राज्य बन नहीं सकता, तो क्या प्रदान करना, नागरिकता प्रदान करना। अब संसद का कार्यभार चलाना है, क्योंकि कानून बनाना है, लोगों की देखरेख करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आप देखोगे कि संसद उस टाइम बनी नहीं थी, तब तक कौन सी संसद चल रही थी, मैंने बताया था अंतरिम संसद हो गया। इसके बाद जो अब संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान भी बन गया है आपका, और अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसके बाद देश व्यवस्थाएं चलानी है, लेकिन अगर उसके बीच कोई ऊपर नीचे कुछ भी घटनाएं होती है तो उसको किस आधार पे मतलब आप उसको गलत साबित ठहरा सकते हो, तो वो क्या था, विशेष प्रावधान, यानी कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इसको अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करते पीटी के हिसाब से। अब जिन लोगों ने अगर जवाब इसका सही दिया है तो मतलब उनकी तैयारी अच्छी है। अब जिन लोगों ने इसका जवाब नहीं दे पाए, मैं तो बोलूंगा यार आप वापस तैयारी करो, क्योंकि आपका क्या है, टॉपिक्स क्लियर नहीं है। तो हम लोग पीटी के हिसाब से देख लेते हैं, प्रीलियम टेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। इस संविधान सभा से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं, तो मैं उन सभी चीजों को पहले क्लियर करता हूं, पीटी से आने वाले, ठीक है। तो मैं पीटी वाले ही पहले टॉपिक आपको क्लियर करता हूं। तो अभी तो हमने जैसे बात की थी कि 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया जो कि क्या था, फेल हो गया था, मतलब लोगों ने उसकी बातें नहीं मानी। ये क्रिप्स मिशन कब आया था, द्वितीय वर्ल्ड वॉर जब शुरुआत हुआ था उसके टाइम आया था। इसके बाद अगर देखा जाए दूसरा मिशन कब आया, वो कब आया, 1946 में, ठीक है। 1946 में, जिसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अगर चाहिए तो इसके कुछ तथ्य लिख लीजिए जो आपको याद रहे। जो कैबिनेट मिशन था, ये उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, उनके द्वारा ये भेजा गया था, ठीक है। और इसमें कितने टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो इसके जो अध्यक्ष थे सर पैबिक लॉरेंस, सर पैबिक लॉरेंस इसके क्या बन के आए, अध्यक्ष बन के आए, ठीक है। ये जो पहला क्रिप्स मिशन आया था, इसमें जो पहला आप देखोगे ये क्रिप्स मिशन, इसमें जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। लेकिन जब दूसरी बार वापस से आया, क्योंकि ये जब खारिज हो गया, तो दूसरी बार जब आया वो कैबिनेट मिशन बन के आया, उसमें अध्यक्ष कौन थे, सर पैबिक लॉरेंस। इसके बाद इसमें जो दूसरे सदस्य थे वो कौन से थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसमें आए, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अब आप बोलोगे ये तो इसमें भी आए, लेकिन इसमें ये क्या नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे, बाकी ये सदस्य का हिस्सा थे, मतलब दो सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य इसमें ये थे। और जो दूसरे थे वो थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, यानी ये जो आए थे अलेक्जेंडर। यानी आपको याद रखना 1942 में पहले क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया। आपको यह भी याद रखना क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव दिया था कि आप हमारा साथ दो, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और ब्रिटेन को सहायता चाहिए थी, ठीक है। तो उस टाइम इनके सामने गांधी जी ने पूछा कि मतलब हम आपकी सहायता करेंगे तो भारत को इसका क्या फायदा है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम लोग विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत को आजादी या संविधान सभा गठन करने का आपको मतलब निर्धारण कर देंगे। तो उस समय गांधी जी ने क्या बोला कि मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे जो बैंक डूब जाने वाली है उसका हमको चेक दे रहे हैं, यानी जो बैंक इंसॉल्वेंट बैंक का हमको चेक दे रहे हैं, जो दिवालिया बैंक होने वाली है उसका हमें चेक दे रहे हैं। तो आपको हमेशा ये बात रखनी है, ये गांधी जी का तथ्य था कि जो बैंक क्या होने वाली है, दिवालिया होने वाली है। मैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख रहा हूँ। जो बैंक डिफॉल्ट होने वाली है उसका पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, यानी दिवालिया जो बैंक होने वाली है उसका उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। मतलब जो लग रहा है कि ब्रिटेन खत्म हो सकता है विश्व युद्ध में, हमें वो ब्रिटेन बोल रहा है कि हम आपको आजादी देंगे। तो ये वो उस समय के कॉन्सेप्ट का ये तथ्य था, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्या आया, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में
किसके द्वारा भेजा गया था? उस समय जो वहां के प्रधानमंत्री थे। अगर हो सकता है इससे भी क्वेश्चन मतलब बन के आ जाए कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डैश थे। ठीक है, तो आपको याद रखना एटली। इसके बाद जो सदस्य थे उसमें कौन कौन थे? सर पेविक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और आपके एबी अलेक्जेंडर। तो उसमें जो पेविक लॉरेंस थे वो उसके क्या बन के आए? अध्यक्ष बन के आए। फिर जो नेक्स्ट था, ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने ये कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का बात कर लिया कि अब संविधान सभा गठित होगी, तो संविधान सभा का इलेक्शन, आप चुनाव समझिए कब से कब हुआ? जुलाई से अगस्त 1946। मतलब संविधान सभा को गठित करने के लिए जुलाई से अगस्त तक, मतलब जुलाई से चालू हुआ, मिड ऑफ के जुलाई के बाद से और इसके बाद अगस्त तक चला। ठीक है, इसके बाद ये जो चुनाव हुए, अभी देखिए मैं आपको सीटों का कैलकुलेशन बता रहा हूं। कल मैंने बताया था आपको, लेकिन वापस बता रहा हूं, पीटी में किस किस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे आपको बता रहा हूं। तो जो चुनाव हुए, ठीक है, चुनाव हुए और संविधान सभा का गठन करना था। ठीक है, प्लस इसमें कुछ मनोनीत भी थे। ठीक है, और प्लस इसमें कुछ मुख्य चीफ्स भी थे, मुख्य आप चीफ बोल सकते हो। ठीक है, जो आपके उस समय प्रशासन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चुनाव की रणनीति थी, इन्होंने क्या बोला था कि पर 10 लाख जनसंख्या पे, ठीक है, एक सदस्य होगा। ठीक है, क्या 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य होगा। उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने 389 सदस्य की सीटें प्रदान की थी संविधान सभा में, जिसमें से अगर देखा जाए जो सीट वाइज अगर आप देखोगे तो यहां पे आप टोटल देखोगे जो कांग्रेस को था, कांग्रेस उस समय कांग्रेस को लगभग 200 सीटें। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जिन लोग निर्वाचित हुए थे वो थे टोटल 15। ठीक है, इसके बाद जो मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी? 73। तो अगर आप इसको टोटल करते हो तो ये टोटल हो जाता है 8। ठीक है, 8 288 सीट पे ये सीटें चुन के आई थी। इसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे ये टोटल कितने सीटों की ये था? 296 प्लस यहाँ पे 93 सीट जो हुए थे, इसमें लोग क्या हुए थे? मनोनीत होके आए थे। अब ये मनोनीत कौन थे? जो उस समय के की रियासतें थी, जो वहां के जामींदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे। हर 10 लाख जनसंख्या पे, मतलब यार जितनी भी रियासतें थी वहां से 93, ठीक है, 93 जो थे ये लोगों को मनोनीत करके यहाँ पे बुलाया गया था। बट परंतु इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, वो भी मैं बताता हूं। तो ये जो 93 थे, अगर आप 93 को टोटल इसमें कर दोगे 9 और 6 3 9 9 9 18 8 1 389 सीटें। तो 389 सीटों की हमने बात की, वो 389 ही सीटें थी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग आगे अभी देखें इसमें, तो ये तो बात रही कि 389 सीटों की, कि कैसे कैलकुलेशन था, क्या बेस था। ठीक है, उसमें से कुछ लोग कई सीटों पे जो देसी रियासतें थी, ठीक है, मुस्लिम लीग के थे, कुछ लोगों ने उस सीटों पे चुनाव लड़ना ही जरूरी नहीं समझा। ठीक है, कुछ सीटें आई ही नहीं, तो इसके लिए टोटल उतनी ही 299 आप 389 सीटें पकड़ के चलो, जिसमें से मैंने आपको बताया कि पूर्ण बहुमत किसके पास थी? कांग्रेस के पास थी। अब आगे देखते हैं जो 296 सीट था। ठीक है, 296 में जो इसमें कितना अगर कैलकुलेट किया जाए तो 292 जो सीट थी, वो 292 सीट जो था वो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन अधीनस्थ जो भारत क्षेत्र था वहां से उन्होंने जनसंख्या के आधार पर ये 292 सीटें दे दी थी भारत को। प्लस इसमें, ठीक है, इसमें जो 4 थे वो कौन थे? चीफ कमिश्नरेट। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यह ध्यान रखना है 292 सीटें जो थी वो कहां की थी? ब्रिटेन अधीनस्थ थी। और जो 4 सीटें थी वो 4 सीटें कहां की थी?
आप चीफ कमिश्नरेट की थी, यानी जो 290 सीट हमको बाद में प्रदान हुई। ठीक है, अभी आप 296 मैंने आपको बता दिया, कौन सा जो टोटल मैंने आपको बताया 296 प्लस 93 सीट, यही कैलकुलेशन अभी आपको बताया ना, 983 389 में जो 296 ब्रिटेन के अधीनस्थ थी, उस ब्रिटेन के अधीनस्थ में 292 जो सीट थी वो तो जनसंख्या के हिसाब से जो प्रांतों को दी गई थी, प्लस उसमें 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरेट थे। इतना ध्यान में रहेगा, कभी भी पूछा गया कि कितने चीफ कमिश्नरेट थे ब्रिटिश सरकार के, तो वो 4 थे। वो भारतीय मूल के भले उसमें से हो, परंतु वो उनको क्या बोला जाता था, चीफ कमिश्नरेट ऑफ ब्रिटेन इंडिया, या जो उस समय का भारत में मतलब ब्रिटेन की शासन थी उसके ही अधीनस्थ थे ये। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो टोटल 389 सीट था, आपको प्रीलियम्स में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये 389 में कितनी महिला सदस्य थी, क्योंकि महिलाओं पे आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कभी भी पूछा गया तो आपको क्या नोट करके रखना है, 15 महिलाएं थी, और इन 15 महिलाओं में सिर्फ एक ही मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 389 सीटों में संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं थी। तो आपको कंफ्यूज होकर 15 नहीं लिखना है, आपको हमेशा क्या याद रखना है कि एक ही थी, और ये कौन थी, बेगम अयास रसूल। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। वापस से मैं एक बार कैलकुलेशन आपको बता देता हूं, टोटल कितनी सीटें थी, 389 थी। 389 में अगर आप देखते हो तो आपका जो है 93 सीट जो था वो देसी रियासतों का था। ठीक है, इसके बाद 290 सीट जो थी सदस्यता, उसमें से 4 चीफ कमिश्नरेट थे, और बाकी जो बचे 292 वो ब्रिटेन अधीनस्थ जो भारतीय प्रांतीय क्षेत्र थे उसमें क्या था, डिवाइड करके रखा हुआ था। ठीक है, एक्चुअली गर्मी बहुत है और इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको इतना ये ध्यान में रखना है पीटी के एम से। और 398 सीटों में 15 महिलाओं की सीट थी, जिसमें से एक मुस्लिम महिला थी जो क्या होकर आई थी, चुनकर आई थी, निर्वाचित होकर आई थी, जिनका नाम था बेगम अयास रसूल। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई सीटों की। अब आगे बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों, मतलब जो संविधान सभा जब गठित हो रही थी तो उसका अस्थिर अध्यक्ष उनको ही क्यों बनाया गया, तो उसका आपको जवाब ध्यान में रखना है, क्योंकि उस समय सबसे वरिष्ठतम सदस्य संविधान सभा के वही थे। वरिष्ठतम मतलब आप क्या बोल सकते हो, सीनियर सदस्य वही थे, यानी कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो यही उस समय के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इसीलिए इनको क्या बनाया गया था उस समय, संविधान सभा का अस्थिर अध्यक्ष, क्योंकि उस समय चुनाव की प्रक्रिया बाकी थी कि सबको कौन बहुमत से ही अध्यक्ष बनाना था। तो जब चुनाव की प्रक्रिया बाकी थी, लेकिन तब तक तो जो संसद था उनका काम तो चलाना ही था। और इसके बाद देखिए, संसद से ध्यान में, उस समय विधानसभा के 2 काम थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, विधानसभा 2 काम करती थी। पहला काम क्या था कि जो संविधान सभा बनाना है वो, ठीक है, और दूसरा काम क्या था कि उनको संसद यानी कानून विधायिका भी चलाना था। ठीक है, तो ये दोनों काम कौन करता था, संविधान सभा। लेकिन आपने देखा जैसे ही देश में कानून लागू हो गया, अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1915, उस दिन के बाद से ये संविधान सभा जो थी इसका काम खत्म हो गया। तो यही संविधान सभा आपका जो है आप देखते हो संसद में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एक ही काम आपका बचा रह गया। ठीक है, लेकिन तब तक संविधान सभा जो थी 2 काम करती थी। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो कभी भी अगर पीटी में पूछा गया संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि पीटी में कभी भी कंफ्यूज आपको कर दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है जैसे ही अस्थायी वर्ड आया आपको क्या करना है, आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अस्थायी से मतलब क्या होता है, कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पहले ऐसे ही नॉर्मल तरीके पे बने थे, तो आपको लिखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर पूछ लिया स्थायी सदस्य, तो स्थायी सदस्य में डॉक्टर
आपको राजेंद्र प्रसाद। तो आपको अगर ये इतना याद रहेगा तो आप 100% आप समझ लो कि आपका जो पेपर है वो आप इजीली एकदम अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको यही नहीं याद रहेगा तो ये आपके लिए बहुत ही भारी काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ये डेट वगैरह के साथ ये सब चीजें याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ ठीक है, ये इसमें अगर मैं संविधान सभा की सीटों से रिलेटेड देखूं तो इतना ही अगर हम लोग पढ़ लेंगे पीटी में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ज्यादा इसके पहले का अगर मैं देखूं तो मतलब उतना भी क्वेश्चंस नहीं पूछा हुआ है पहले, और ना उतना कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है कि पीटी में और भी इसमें कुछ तथ्य बताने चाहिए, क्योंकि मैं पुराने भी क्वेश्चन देख के ही आपको सब चीजें बताता हूं ताकि आपकी जो भी चीजें हैं वो सब क्लियर रहे। ठीक है। हम्म। ओके, तो इतना इतना आपको क्या रखना है, क्लियर रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संसद का मैंने आपको बताया था विधायिका का मावलंकर, मावलकर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जीवी मावलकर ये क्या थे, संसद यानी विधायिका के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो किसके थे, संविधान सभा के। ये दोनों डिफरेंसेस याद रखना है आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि वरिष्ठतम की बात हो गई, सदस्यता की बात हो गई। अब आगे देख लेते हैं। अब ये जब संविधान सभा का, ये तो संसद अध्यक्ष बन गए, लेकिन जब ये चुनाव हुआ, जब अस्थिर अध्यक्ष बनने के बाद जब चुनाव हुआ, निर्वाचित हुए, तो उसमें टोटल सीट देख लेते, चुनाव और मनोनीत जब हुए। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो जो 389 सदस्य जो चुने गए। ठीक है, हम लोग चुनाव से पहले देख लेते हैं बैठक जब हुई। ठीक है, पहले एक मतलब एक के बाद एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जब बैठक हुई चुनाव का, तो मैंने बता दिया कितनी महिलाएं थी, क्या थी। ठीक है, वो वापस रिपीट हो जाता था। जो बताया ना आपको, कांग्रेस 200 सीट थी, 15 अन्य थे, और 73 आपके मुस्लिम लीग को मिले थे। तो वो चुनाव में आपको वही समझना है। इसके बाद हम लोग बैठक देख लेते हैं। तो जब प्रथम बैठक हुई, तो हमेशा याद, आपको ये भी याद रखना है, कभी भी अगर पूछा गया कि प्रथम बैठक में टोटल कितने लोग उपस्थित थे, तो अगर मैं बोलूं तो प्रथम बैठक में हर जगह अलग अलग आपको नंबर दिखेंगे। कहीं पे 207 दिख रहा है। ठीक है, तो वो 207 का मतलब क्या है, 207 ये प्लस 4 चीफ कमिश्नर है, तो उनको टोटल मिला के कितने सदस्य मौजूद थे, 211। और ये 211 में अगर देखा जाए तो आपको तो बता दिया 4 चीफ कमिश्नरेट थे, साथ ही साथ 9 महिला सदस्य थी। क्या थी, महिला सदस्य। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 211। 211 में 4 चीफ कमिश्नरेट थे और 9 महिला सदस्य, यानी 15 में से सिर्फ 9 ही महिला सदस्यों ने भाग लिया था। और यहाँ पे आप देखोगे 4 चीफ कमिश्नरेट थे और 207 जो थे वो अदर सदस्य थे। ठीक है, उसमें से कुछ देसी रियासतों के थे, प्लस उसमें से कुछ जो ब्रिटिश के अधीन जो राज्य प्रांत थे उनके कुछ थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन प्रेजेंट नहीं थे, तो आप देखोगे वहां पे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अनुपस्थित थे। ठीक है, वो नहीं भाग लिया। कुछ देसी रियासतों के और कुछ कुछ जो थे जो ब्रिटिश राज्य के थे, मतलब ब्रिटिश प्रांत जो भारत के अधीनस्थ राज्य थे, प्रांत थे वहां के। ठीक है, तो इनको देखा जाए तो टोटल इन लोगों ने भाग नहीं लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 211 ही है, इनमें से कुछ कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया, मतलब वहां पे उपस्थित होना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, अब आगे देखते। तो 3 जून, आपको ध्यान ये डेट याद रखना है कि भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था वो कब मतलब प्रस्तुत किया गया, तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा ये जो प्रस्ताव था भारत विभाजन का,
ये भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि भारत के दो हिस्से होंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान था वो मुस्लिम लीग की मांग थी, वो ब्रिटिश को भी पता था, ये धर्म के आधार पर डिवाइडेशन था। ठीक है, धर्म के आधार पर डिवाइडेशन था, परंतु जो भारत में लोग थे, जो भारत के राजनीतिक लोग बोलो, जो जनता बोलो, जो या कुछ मुस्लिम लोग बोलो या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बोलो, वो सब धर्म आधारित विभाजन नहीं चाहते थे। बहुत कम लोग थे जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, उन लोग धर्म आधारित विभाजन चाहते थे। इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ यानी डिवाइड हुआ, तो कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य भी किस में आ गए, भारत में आ गए, कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, मुस्लिम लीग को जाने दिया, उन्होंने पार्टी को छोड़ के भारत में आ गए। तो इसलिए आप नहीं बोल सकते हो कि 100% मुस्लिम लीग के डिमांड था कि वो भारत जाए। और क्या था कि उन जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था और उनको पता था कि भारत में तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मेरे से भी दिग्गज नेता थे जिनके पास बहुत समाज का समर्थन था। और जिसमें देखा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास तो मतलब इतना पूर्ण बहुमत था कि आप पूछो मत। तो मतलब उनको पता चल गया था कि भाई नहीं, मुझे दूसरी राजनीति करनी है और उनको तो राज करना था। इसीलिए उन्होंने अब जो भी दिमाग, लेकिन वो मुस्लिम का भी भला चाहते थे, तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही तरफ देख के नहीं बोला जा सकता और किसी की बुराई, क्योंकि भले देश बिखर गया वो अलग बात है। तो उन्होंने क्या किया, जिन्ना ने इसके प्रधानमंत्री बन गए। और भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी। ठीक है, अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था। हाँ, ये बात आपके सही है कि सबके लोकप्रिय कौन थे, सरदार पटेल। जनता के ये लोकप्रिय भी थे, साथ ही साथ अगर मतलब जब देखा गया तो लोगों का मत था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने। परंतु कुछ चीजें उस समय ऐसी थी, जैसे आप संविधान से रिलेटेड ले लो, प्रस्ताव से रिलेटेड ले लो, बहुत सारी चीजें जो मतलब ब्रिटिश के सामने प्रस्तुत किया था वो नेहरू जी थे। तो नेहरू जी कैसा थे, कम हाईलाइटेड थे, परंतु कार्य भी उनका ज्यादा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों के प्रिय थे, मतलब हाईलाइटेड भी थे, तो इसकी वजह से लोगों ने इनका सिलेक्शन किया। परंतु बाद में जो आप देखोगे व्यवहारिक रूप से कौन बाद में बन गए प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो डिजर्व भी करते थे। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उनको किसी भी विशेष परिस्थिति में बनाया गया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस माइनस तो होता ही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से किसी अदर व्यक्ति को बना दिया जाता है। अब वो क्या था उस समय का तो एक्चुअल तथ्य किसी को भी नहीं समझ में आता है, पुस्तक में पढ़ने के बाद अलग अलग चीजें मिलती। तो चलिए हम उतना उसमें डिटेल में नहीं जाते। तो आपको इतना ध्यान रखना है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ये भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया। तो ये डेट क्या था, 3 जून 1947, यानी 15 अगस्त के पहले। और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भारत विभाजन का जब भी पूछा जाए तो आपको ये क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही ये भारत विभाजन का प्रस्ताव जब प्रस्तुत हो गया, तो जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, ठीक है, और मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, इसके बाद देखा जाए जो ब्रिटेन, भारतीय प्रांत थे, ठीक है, उसके कुछ सदस्य, इनका डायरेक्शन क्लियर हो गया। क्योंकि पहले कैसा चल रहा था, पाकिस्तान की भी मांग चल रही है, भारत को अलग करने की मांग चल रही है, तो इनके माइंड में कंफ्यूजन रहता था कि हम लोग किस साइड जाए। लेकिन जब माउंटबेटन के प्रस्ताव से ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के भारत के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक पाकिस्तान और एक भारत बनेगा, तब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब हमको भारत में सदस्यता ले लेनी है, अब हमको भारत में बने रहना है। क्योंकि पाकिस्तान डिवाइडेशन के बाद कुछ जो रियासतें थी वो वहां चली गई, और उनके रियासतों के जो लोग थे, जो अध्यक्ष थे, जो भी वहां के जमींदार वगैरह थे, उनको भारत आना पड़ा। फिर मुस्लिम लीग के भी कुछ लोग थे जो भारत में ही रहना चाहते थे, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ के भारत में आना स्वीकार किया। और जो ब्रिटेन भारतीय प्रांत जो पाकिस्तान में चले गया, उसके भी कुछ लोगों ने भारत में ही आना स्वीकार किया। तो इसके बाद से आप अगर देखोगे तो इन लोगों का डायरेक्शन क्लियर हो गया कि अब हमें क्या करना है, भारत में ही शामिल होना है। तो जब ये लोग शामिल हो गए भारत में ही, भारत की संविधान सभा के में बैठकों में भाग लेने लगे, तो टोटल जो था उस समय
पूर्ण रूप से भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य हो गए, मतलब अगर आप बात करते हो भारत और पाकिस्तान का माउंटबेटन के प्रस्ताव के बाद जब क्लियरेंस हो गया तो टोटल 299 सदस्य हो गए। तो आपको ये तथ्य हमेशा याद रखना है। 299 पहली बैठक में कितने बैठे, 211, टोटल कितने सदस्यता थी, 389, ठीक है। उसके बाद 211 के बाद जैसे ही माउंटबेटन द्वारा प्रस्ताव क्लियर हुआ तब कितने सदस्य हो गए, टोटल 299। बाकी जो मुस्लिम लीग के समर्थक थे, जो अन्य देसी रियासतों के जो सदस्य थे और समर्थक थे, वो पाकिस्तान चले गए, मतलब टोटल कितने चले गए, 89, ठीक है। सीट अपने पास से 89 90 सॉरी 90 सीट्स चली गई पाकिस्तान में, सदस्य वो हट गए और टोटल अपने पास कितने रह गए, 299। तो ये आपको तथ्य हमेशा याद रखना है कि 299 कब हुए और प्रथम बैठक में कितने बैठे और टोटल सीट जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो कितने थे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, एक चीज और भी याद रखना, जब ये 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिस समय देश आजाद हुआ उस समय की स्थिति बाबा साहेब की ये थी कि बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो बंगाल से, यानी अभी इस समय जो बांग्लादेश का हिस्सा है उस भाग से सदस्य थे, ठीक है, उस भाग से सदस्य थे, यानी वहां से उनको सदस्यता थी। इसका कहानी ये है कि पहले बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहले मुंबई से चुनाव लड़ा, मुंबई से वो चुनाव हार गए, फिर उन्होंने बांग्लादेश से यानी जो बंगाल में है अभी इस समय, वो वहां से बंगाल से चुनाव लड़ा और मुस्लिम लीग के समर्थन से जीत गए, ठीक है। और वो जीतने के बाद क्या हुआ, 1947 के बाद ये जो है भारत का जो बंगाल वाला हिस्सा था वो किस में चले गया, बांग्लादेश में चले गया, ठीक है। बांग्लादेश में अभी जो है वो वर्तमान बांग्लादेश में चले गया, यानी पाकिस्तान था फिर बांग्लादेश जब डिवाइड हो गया तो बांग्लादेश में चले गया। तो उस समय के पाकिस्तान में जाने की वजह से या वर्तमान बांग्लादेश में जाने की वजह से जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बंगाल से थे सदस्य, उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और पुनः मुंबई से आके चुनाव लड़े और मुंबई से आके चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गए, क्योंकि इतनी प्रख्याति फैल चुकी थी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कि उनको हरा नहीं पाया कोई भी, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये दिमाग में याद रखना है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे वो कहां से सदस्य थे, वो बंगाल से, और जो बंगाल अभी कहां है, वर्तमान बांग्लादेश में, तो आपको इतना ध्यान रखना है। परंतु उसके पहले उन्होंने मुंबई से लड़ा, जब मुंबई से नहीं लड़े तब जाके उन्होंने बंगाल से लड़ा और मुस्लिम लीग के समर्थन से वो जीत गए। इसीलिए आप सब देख सकते हो कि बाबा साहेब आम्बेडकर वापस जब भारत से उनको लगाव था, जब ये डिवाइडेशन हो गया, वो पुनः मुंबई से लड़े और मुंबई से जब उन्होंने लड़ा तो उनकी प्रख्याति, उनकी जो क्वालिटी थी लोगों में दिख चुकी थी और उसके बाद वो क्या हो गए, जीत चुके। तो ये आपको बाबा साहेब आम्बेडकर का ये तथ्य याद रखना है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर कहां से सदस्य थे, ठीक है। तो अगर उसमें गलती से ऑप्शन दे दिया गया है कि बंगाल वर्तमान बांग्लादेश, बंगाल पाकिस्तान या बंगाल समथिंग जो भी था, तो वर्तमान बांग्लादेश पहले आएगा। अगर उसमें वर्तमान बांग्लादेश नहीं दिया है तो पाकिस्तान में जो बंगाल का हिस्सा चले गया वो, अगर नहीं कुछ भी दिया है तो आपको यही याद रखना है कि जो बंगाल था पुराने भारत का, यानी प्राचीन स्वतंत्रता के पहले स्वाधीन भारत का जो अपना बंगाल था वहां से थे। तो पहले मुंबई, फिर बंगाल से लड़े, बंगाल से जीते, फिर बंगाल से त्याग पत्र दिया, वापस मुंबई से लड़के जीते, तो बाद में ये कहां से सदस्य रहे, मुंबई से रहे। तो ये तथ्य आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, कि बाबा साहेब आम्बेडकर की इतनी वैल्यू बाद में बढ़ने लगी, लोगों में उनकी जो विचारधारा थी वो फेमस होने लगी। आप सोच सकते हो जिस समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना रहे थे, लगभग 3.5 लाख लोग जो थे उनके समर्थक थे। तो आप सोचो कि बाबा साहेब आम्बेडकर की कितनी पॉपुलैरिटी थी, कितने बड़े नेता हो चुके थे कि उनके एक इशारे पे उनके पीछे चल रहे थे। वो धर्म परिवर्तन यानी बौद्धिस्ट धर्म अपनाने की बात कर रहा हूँ, 4 लाख लोग के लगभग, और जो उनके फैंस थे वो तो आप भूल जाओ, इतनी बाबा साहेब आम्बेडकर की पॉपुलैरिटी थी। दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इंसान तभी फेमस होता है जब वो अपने समाज के लिए कुछ काम करता है। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो पिछड़ा वर्ग था, दलित वर्ग था, ठीक है, जो आप देखोगे SC ST हैं, उनके लिए बहुत काम किया, उनके हक के लिए उन्होंने लड़ा। तो
मतलब आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को एक ग्रेट मैन बोल सकते हो कि उन्होंने उनके लिए भी लड़ा, प्लस संविधान बनाने में नो डाउट कि जो BN राव थे, जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने ही वो संविधान का प्रारूप रेडी किया था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस पर कार्य किया, बाकी 60 देशों के संविधान रीडिंग की, बहुत सारी चीजें उसमें फेरबदल करके उन्होंने वो प्रारूप दिया, परंतु उन्होंने लोगों के हित के बारे में सोचा। लेकिन उनको इतना पता था कि लोगों के हित के साथ साथ मैं जिस समाज से जुड़ा हूं, जो इस भारत समाज में गरीब तबका समाज है, जो SC ST समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उनका भविष्य में कोई उनके ऊपर वापस से ये दबाव ना डाल पाए, तो इसके लिए उन्होंने उस संविधान में उस चीज को फोकस किया। बट उन्होंने अपने संविधान को क्या बनाया, एक मजबूत संविधान क्रिएट करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। अगर आज हम लोग आजाद हैं, आज के टाइम में, हाँ जब गुलाम थे तब की बात अलग है, अगर हम लोग आज आजाद हैं, आज हम लोग भारत देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे, अच्छे से रह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है। हमारी आजादी के बाद का जो हमारी जीवन है वो सबसे अच्छा अगर बीत रही है तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है उसका श्रेय। मैं बाबा साहेब आम्बेडकर का देखो समर्थन नहीं कर रहा हूं, उनकी सच्चाइयां बता रहा हूं कि उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया है। बलिदान आप बोल सकते हो कि उन्होंने देश के लिए जान तो नहीं दी, क्योंकि उन्होंने जान से भी बड़ी चीज दी, यानी अपनी जो दिमाग थी, जो अपनी शक्ति थी। अगर वो चाहते थे, वो बैरिस्टर थे, वो बाहर विदेश में, यहाँ तक कि वो PCS अधिकारी थे पुणे साइड से, तो आप सोच सकते हो उस टाइम उनकी इनकम कितनी थी, अच्छा जीवन था, एकदम लेविश लाइफस्टाइल था, एकदम मतलब आप समझ सकते हो क्या लेवल पे थे। परंतु उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, लोगों के लिए लड़ना, उनके हक के लिए लड़ना। तो आप उनका बलिदान आप समझ सकते हो कि इतने अच्छे वैल्यूज के बाद भी उन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनकी वैल्यूज काफी अहम है। साथ ही साथ आप देख सकते हो सेम चीज पंडित नेहरू पे भी अप्लाई होती है। पंडित नेहरू के पास उस समय वो इतने धनी आदमी थे कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अगर वो जो भी ब्रिटेन था, अगर वो उनको ही गुजारिश करते थे तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री वैसे भी बन जाते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या सोचा, उनके साथ समझौता करने से अच्छा है मैं अपने देशवासियों से करूं, जो मैं अपने देश के सदस्य बने हैं संविधान सभा के, उनसे ही करूं, गांधी जी से बात करूं, सरदार पटेल से बात करूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से बात करूं, मैं पूरी टीम लेके चलता हूं और मैं ही टीम को जो है रूल करूंगा। तो उनका वो विचार अलग था, तो उन्होंने अच्छा भी किया, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने। बाकी ऐसा नहीं है कि जो भी दो लोग अलग अलग तथ्य देते हैं तो उन तथ्यों को जानना जरूरी है। चलिए वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक से अगर बाहर जाएंगे तो लेक्चर जो है हमारा लंबा होते जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो टोटल अगर आप देखोगे जो 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद के बाद ये कितने सीट मैंने बताया सदस्य रह गए, उसमें 299 संविधान सभा में ये सदस्य की सीटें रह गई, ये 299 में, ठीक है। 229 जो सीट थी वो क्या थी, ब्रिटेन अधीनस्थ भारत वाला जो प्रांत था, ठीक है, 4 कमिश्नरेट प्लस ये, और फिर 70 जो सदस्य सीटें थी वो देसी रजवाड़ों की थी। ठीक है, ये तो चलो इसीलिए बोला जाता है, ये जो देसी मतलब ब्रिटेन अधीनस्थ जो क्षेत्र था, जो उस प्रांत से ये सब थे, इसमें से तो चलो चीफ आप कमिश्नरेट को हटा दो, बाकी जो बचे आप वो सब निर्वाचित होकर आए थे, ठीक है। परंतु ये जो 70 देसी रजवाड़ों के जो सीट थे, सदस्य थे, ये मनोनीत थे, ठीक है, मनोनीत थे। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो संविधान सभा थी वो क्या था, मनमाने ढंग से सब उसमें सदस्य बन गए थे, तो भाई ये गलत है, आपको ये तथ्य समझ के रखना है। 229 तो निर्वाचित ही हो क्या आए थे ना, सिलेक्ट हो क्या आए थे, और बाकी जो 70 थे वो मनोनीत हुए थे। अब एक ही बात बताइए, लोग कैसे भारत का हिस्सा बनेंगे? जो जमींदार, जो मतलब देसी राजवाड़े के जो राजा लोग थे, जो राज कर रहे हैं, वो क्या मतलब गुलाम, मतलब वापस से गुलाम बनना चाहेंगे? ये तो उनके लिए गुलामी की बात हुई, तो उनको कैसे मिलाया जाए, इसके लिए 70 सीट उनके लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं किया गया था, उनको मनोनीत किया गया। परंतु 1952 में सभी के लिए चुनाव कराया गया, ठीक है। यहां पे बोला जाता है कि वयस्क मताधिकार, यानी सभी लोगों द्वारा वोट से ये नहीं बनाया गया था, उस प्रांत के कुछ लोग जो थे, उन्हीं लोगों ने अपने प्रांत से क्या किया था, अध्यक्ष चुन चुन के सदस्य भेजे थे। तो भाई जब रफली कोई चीज रेडी होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ तत्काल कुछ प्रबंधन करना पड़ता है। परंतु जो 1952 का जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पे हुआ था, ठीक है, वयस्क मताधिकार।
तो 1952 के चुनाव के बाद क्या था, जो लोग थे वो एक्चुअल सदस्य चुन के आए, जिसमें से आप समझो कि 75% लोग जो थे वापस रिपीट हुए। तो इसका मतलब जो था कि जो लोग मनोनीत हुए थे प्लस जो लोग चुन के आए थे वो सब सही थे। ठीक है, तो अगर इस पे क्या बोलते हैं मेंस में वो क्वेश्चन आएगा तो मैं वो आपको मेंस पे भी इस पे आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग पीटी के हिसाब से देख रहे हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो ये हो गया। इसके बाद अगर आपको कभी पूछा जा सकता है वीएन राव, ठीक है, जो वीएन राव थे जिन्होंने क्या प्रारूप तैयार किया था संविधान का, तो क्या ये संविधान सभा के सदस्य थे? मतलब वीएन राव जी जो थे वो जो संविधान का प्रारूप तैयार करके दिए थे, ये अपने संवैधानिक अधिकारी भी थे। ठीक है, भारत के ये संवैधानिक अधिकारी भी थे, संविधान से रिलेटेड कई सारी चीजों को ये क्लियर भी करते थे। तो आप बताइए वीएन राव जी जो थे वो क्या संविधान सभा के वो सदस्य थे? चलिए कमेंट कीजिए। मैंने कल बताया था कि ये क्या थे, देखो कितने लोगों को याद है। फिर भी पीटी के हिसाब से ये तथ्य मैं क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि वीएन राव से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार देखा गया है। तो मे भी हो सकता है वापस पूछ लिया जाए कि वीएन राव संविधान सभा के सदस्य थे, तो सही या गलत? तो बताइए क्या थे। चलिए, तो वीएन राव क्या थे? आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, ना कि वो संविधान सभा के सदस्य थे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इनका भी विचार हुआ राजनीतिक में आने का, राजनीतिक में आए वो बात अलग मुद्दा है, परंतु जब देश आजाद हुआ उस समय ये क्या थे? संवैधानिक अधिकारी थे। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप रेडी किया। और तीसरी चीज है आईएएस ऑफिसर थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इतना बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज मैं बता दूं, प्रारूप समिति का गठन। अब वीएन राव से बात हम लोग क्लियर करते हैं। जब प्रारूप समिति का गठन का डेट मैंने बताया था, फिर भी नहीं याद हो फिर भी आप नोट कर लीजिए। प्रारूप समिति का गठन जो हुआ है 19 अगस्त 1947, ठीक है। ये प्रारूप समिति का गठन हुआ है जब अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त, उसके बाद ही अपना प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनके सिवा प्लस कितने? 6 सदस्य थे। लेकिन अगर टोटल देखा जाए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेके तो ये 7 सदस्य इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और जब ये प्रारूप समिति का गठन हुआ तो पहली बार प्रारूप मतलब संविधान का प्रारूप जो संविधान सभा में प्रस्तुत हुआ वो कब प्रस्तुत हुआ? तो पहला जो प्रारूप था वो 7 फरवरी, ठीक है, हमेशा आपको ये डेट याद रखना है कि जो पहला प्रारूप था वो 7 फरवरी 1948 को प्रस्तुत हुआ। कि जो संविधान सभा का प्रारूप रेडी हो गया, उन्होंने संविधान बनाने के लिए जो फिर ड्राफ्टिंग उसको रेडी करना चालू किया कि संविधान ये XYZ है। तो वो पहला प्रारूप कब प्रस्तुत हुआ? 7 फरवरी 1948 को। तो आपको याद रखना है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 29 यानी 15 अगस्त को अपना देश क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। 29 अगस्त को जो अपना प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। ये 7 सदस्य ये क्या थी? समिति थी। इसके बाद आपको जो है 7 फरवरी 1948 को इन्होंने पहला प्रारूप पेश किया। मतलब पूरा संविधान रेडी नहीं हो गया था, जो छोटा मोटा चीजें क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें रखने हैं वो उन्होंने पेश किया। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन के रेडी हो गया था। क्या हो गया था? बन के रेडी हो गया था। तो ये जब बन के रेडी हो गया, ठीक है, जिस दिन संविधान बन के रेडी हो जाता है उस दिन कुछ ना कुछ लागू किया जाता है या पूरा लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया? कुछ लागू किया गया। तो वो 4 व्यवस्थाएं थी। ठीक है, 4 व्यवस्थाएं थी। तो हमेशा आपको ये याद रखना है। तो ये 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख किसमें था? 394, अनुच्छेद 394 में। और इस 394 में भी अनुच्छेद है, मतलब आप बोल सकते हो खंड है, जो भी ये 394 में उल्लेखित है। तो वो टोटल कितने अनुच्छेद है? 15।
तो अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप, आप इसको बोल सकते हो क्योंकि थोड़ा सा लागू हुआ ना, थोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, आंशिक रूप। जब संविधान अंश और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, इसको आंशिक रूप बोला जाता है, इसको पूर्ण रूप। पूर्ण रूप आपका 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 की मैंने जो कहानी बताया था कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें स्वतंत्र स्वराज्य हिंद की जो उन्होंने परिसंकल्पना की थी, उस संकल्पना के आधार को सजोए रखने के लिए उन्होंने तभी आजादी मनाना शुरू कर दिया था, आजादी मनाया था। तो उस माहौल को सजोए रखने के लिए इन्होंने 26 जनवरी को का दिन चुना, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को वहां पे वो अधिवेशन हुआ था। तो ये डेट इसीलिए इन्होंने पूर्ण आपका संविधान लागू करने का डेट 26 जनवरी चूज किया। लेकिन उसके पहले जिस दिन संविधान रेडी हुआ उसी दिन इन्होंने आंशिक रूप से 4 व्यवस्थाएं लागू की। 4 व्यवस्थाओं में टोटल एक 394 प्लस इसके अंदर जो 15 अनुच्छेद है, तो टोटल 16 है अनुच्छेद लागू हुए। तो आपको इतना याद रखना है, अनुच्छेद 16 थे, व्यवस्थाएं 4 थी, ठीक है, कैटेगरी 4 थी। अब इसमें 4 कौन कौन से थे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, निर्वाचन, नागरिकता, अंतरिम संसद और अस्थिर कुछ प्रावधान, ठीक है, यही प्रावधानों में वो उल्लेखित है, ठीक है। हम इसको आगे भी पढ़ेंगे क्या क्या प्रावधान थे, तो इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि 26 नवंबर और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है, क्यों इसको काउंट किया जाता है। तो कभी भी अगर पूछा गया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान डैश रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, तो आपको आंशिक रूप ही सिलेक्ट करना है। आंशिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा। और अगर व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया तो 4 व्यवस्थाएं थी, ठीक है, और अगर उसमें आपको अनुच्छेद पूछ लिया गया तो 16 अनुच्छेद। तो ये चीज आपको क्या करना है, क्लियर रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हुई, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है संविधान सभा के बारे में। अभी देखिए, आप मेरे हिसाब से अब मास्टर हो गए होंगे, मुझे लगता है अब मास्टर हो गए होंगे। संविधान सभा के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आया, आपको रात को 2 बजे भी उठा के पूछा तो आप 100% जवाब दे दोगे। तो अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हुई थी, तो संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई थी। यह आपको बहुत सारी बुक में मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 इस दिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति का सिलेक्शन भी हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है, कि राष्ट्रगीत को क्या होगा, जनगणमन, राष्ट्रगान क्या होगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान क्या होगा, जनगणमन, और आपका राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो ये भी बैठक क्या था, संविधान सभा का ही हिस्सा था, ठीक है, क्या था, संविधान सभा का हिस्सा था। तो आखिरी बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 भी इसका हिस्सा माना जाता है, इसीलिए टोटल कितनी बैठकें हुई, 12 बैठकें हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा जब गठित हुई से लेके संविधान सभा समाप्त होने तक, आखिरी बैठक तक टोटल 12 बैठकें हुई। इतना आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जब 1946 से, ठीक है, एक बस लास्ट तथ्य देख लेते हैं, 1946 से संविधान सभा के बारे में काम चालू हो गया, ठीक है। माउंटबेटन ने भी क्लियर कर दिया 1947 में जुलाई में कि अब भारत का वो डिवाइड हो जाएगा भारत और पाकिस्तान में। तब से लेके संविधान लागू होने की तिथि तक, यानी आप बोल सकते हो 1950 या आप 1949 लो, क्योंकि अपना जो संविधान था वो कब बन गया था, आपने देखा 26 नवंबर 1949 को। तो 1949 तक अगर पूछा जाता है कि देश का कानून कैसे चलाया गया था, तो आपको 2 अधिनियम के तहत देश का कानून, देश का संविधान, देश का जो व्यवस्था थी वो चलाया गया था। पहला था 1947 स्वतंत्रता अधिनियम,
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 1935 का भारतीय अधिनियम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अगर कभी भी आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, मेरा आशा है कि आप लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट होगे, तो अगर किसी ने पूछ लिया इंटरव्यूअर में, अच्छा ये बताइए कि 1946 से हमारा संविधान तो बनना चालू हो गया, परंतु संविधान बन रहा था लेकिन हमारे देश की व्यवस्था तो चलाना जरूरी था, कानून व्यवस्था चलाए जाना जरूरी था, या देश का तो संचालन रोका नहीं जा सकता था, तो उस समय जो हमारी देश की व्यवस्थाएं थी वो किस कानून के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत चलाई जा रही थी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था वो, और 1935 का जो भारतीय अधिनियम था उसके तहत। तो आपको ये याद रखना है, पीटी का ये तथ्य आपका क्लियर हो गया है। आपको पीटी में आने वाली ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर संविधान सभा से एक दो भी क्वेश्चन आ गए तो मैंने आपको इतना अच्छा ये तथ्य बता दिया है, मुझे लगता है कि आप 100% लिख के आओगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं चीजों को समझो, अगर आप चीजों को समझोगे तो किसी में दम नहीं है कि वो आपकी चीजें गलत कर दे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग अब चालू करते हैं अपना टॉपिक आगे का जो भी बचा कुचा है। ठीक है, और उसके बाद आज हम लोग जो है ये संविधान सभा वाला चैप्टर्स खत्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो चालू करेंगे वो प्रस्तावना से शुरू करेंगे। तो यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आगे से। तो हेडिंग डालिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। बस यही एक ही चीज बाकी है, मैं आपको प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, विशेषताएं लिखो भारतीय संविधान की। हेडिंग डाल लीजिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताओं में नोट करते भी चलिएगा आप, मैं आपको 10-12 विशेषताएं बताऊंगा कि अगर आपसे पीटी में भी पूछा गया तो भी आपके लिए वो हेल्पफुल है, अगर मेंस में भी पूछा गया तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि उसमें से क्या सिलेक्ट करें। तो मैं पीटी और मेंस के हिसाब से वो कवर कर रहा हूं कि विशेषताएं क्या क्या है हमारे संविधान की। तो हेडिंग डालिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो अगर विशेषताओं में बात करूं कि हमारा जो संविधान है, पहला नोट करो, एक काम करता हूं मैं ब्लू पेन से लिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, हेडिंग लिखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो है, हमारा संविधान कैसा था? हमारे संविधान को कहीं से कॉपी पेस्ट, कहीं से सेब उठा के लाया गया नहीं। हमारा संविधान क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, यानी निर्मित है। और जो संविधान निर्माण किया गया उसको कैसे रखा गया है? लिखित रूप में रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो निर्मित और लिखित है ये बहुत ही क्या है? विशाल है। विशाल का मतलब क्या होता है? किसी का नाम नहीं, ये विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। चाहिए तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए निर्मित, इनेक्ट, ठीक है, लिखित, रिटेन, और विशाल, वास्ट। ठीक है, तो हमारा संविधान कैसा है? इनेक्ट, रिटेन और वास्ट, यानी निर्मित, लिखित और विशाल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या संविधान उसके आगे लिख लो तो आपको ध्यान में रहेगा। हमारा संविधान इतना वास्ट है, मतलब अगर आप दुनिया के अन्य देशों से कंपैरिजन करोगे तो हमारा संविधान ना कभी कभी बोला जाता है बहुत जटिल है। जटिल होने का मतलब क्या है? कि हर छोटी छोटी पहलुओं को भी उसमें उल्लेखित किया गया है ताकि किसी के साथ कुछ भी अन्याय ना हो सके। तो इतना जटिल होने का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा संविधान क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर हमारे संविधान की मैं बात करूं तो हमारा जो संविधान है उसमें जिस समय हमारा संविधान बना, तो ये आप हमेशा याद रखना, ये पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। और 395 जो ये अनुच्छेद थे ये टोटल 22 भाग को मिला के थे।
ठीक है। जैसे अब भाग 3 आप देखोगे, उसमें मौलिक अधिकार है, तो उसमें जो अनुच्छेद है मतलब आपका 14 से 35 32, ठीक है, तो वो अनुच्छेद प्लस आपका जो है नीति निदेशक तत्व, तो ऐसे भाग वाइज डिवाइड है, वो 4 हो गया। तो ये आपका जो भाग है वो टोटल कितने भाग थे, 22, और कितने अनुच्छेद थे आजादी के टाइम, 395। इसके साथ आपको एक और चीज याद रखना है कि इसमें उस समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8। तो कभी भी अगर आपसे पीटी में पूछ लिया गया कि भारत जिस समय आजाद हुआ था उसमें डैश अनुच्छेद थे, तो हमेशा आपको कितना मेंशन करना है, 395। अगर उसमें पूछ लिया डैश भाग थे तो कितने मेंशन करना है आपको, 22 भाग थे। अगर उसमें पूछ लिया गया कि कितने आपकी अनुसूचियां थी, तो आपको कितना मेंशन करना है, टोटल 8 अनुसूचियां। परंतु किंतु लेकिन मगर बट वर्तमान की स्थिति क्या है ये, अगर वर्तमान की हम लोग स्थिति अभी देखें तो टोटल, पहले तो इसका आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, नहीं पहले आप वर्तमान स्थिति देख लीजिए। टोटल अभी 448 अनुच्छेद हैं, ठीक है। टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 488, और भाग कितने हो गए, 25, यानी ये 25 भाग में मिला के कितने, 448 अनुच्छेद हो गए हैं। साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए अनुसूचियों की बात, तो 12 अनुसूचियां हो गई है इसमें, तो यानी 3 अनुसूचियां, ठीक है, 3 भाग, और 395 में माइनस कर लो तो अप्रोक्स 53 आपके जो हैं अनुच्छेद, यानी 3 भाग, 53 अनुच्छेद और अनुसूचियां। मैंने आपको संविधान का तरीका बताया था कि संविधान में कैसे उल्लेखित है। तो पहले आपका क्या है, भाग है, फिर भाग के बाद अध्याय है, सॉरी हाँ, भाग, अध्याय यानी चैप्टर, उसके बाद आपका क्या है, अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद के बाद क्या है आपका, खंड है, उपखंड है, ठीक है, और इनसे अलग क्या है, अनुसूचियां हैं, ठीक है। जो इसमें उल्लेखित नहीं है वो अनुसूचियों में आपको मिल जाएगा। तो मतलब भाग, उसके अंदर अध्याय, उसके अंदर अनुच्छेद, उसके अंदर खंड, उसके अंदर उपखंड। यानी अगर इंग्लिश में देखा जाए तो भाग यानी पार्ट, अध्याय मतलब क्या हुआ, चैप्टर, अनुच्छेद मतलब हुआ आर्टिकल, खंड मतलब क्या हुआ, क्लॉज, और उपखंड मतलब क्या हुआ, सब क्लॉज, ठीक है। तो ये आपको क्या है, याद रखने के लिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 448 हो गए। परंतु किंतु लेकिन मगर बट अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेकिन अगर संविधान का आप लास्ट में देखोगे तो अभी भी आज तक उसमें कितने अनुच्छेद दिखते हैं, 395। तो इसका रीजन क्या है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे 448 आप बोल रहे हो कि वर्तमान में है, फिर भी वो 395 क्यों दिखता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ये 448 हुए, यानी ये जो 53 बढ़े हुए हैं, ये किसी ना किसी अनुच्छेद को विस्तार कर दिया गया है। जैसे आप देखो, आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो जैसे अभी आप देखो कि 14 है, ठीक है, 15 है, 16 है, ये सब क्या है, अनुच्छेद है। अब इसमें कोई और अनुच्छेद आपको अगर जोड़ना है तो उन्होंने क्या कर दिया, इस नंबर को नहीं बढ़ाया, क्योंकि फिर क्या है, हर बार संविधान को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आज आप जो अनुच्छेद 14 में पढ़ रहे हो सकता है आज आप अनुच्छेद 17 में जो पढ़ रहे हो अस्पृश्यता का, आज जो आप 19 में पढ़ रहे हो अभी विचार और अभिव्यक्ति, वो हो सकता है कल के दिन 21 हो जाए, अगर नंबर्स बढ़ाने लग जाए। तो उन्होंने क्या करना चालू किया, ये देखिए, ये जो दिमाग है ये बहुत ही अच्छा है। उन्होंने इसके आगे ए जोड़ दिया, ये नया अनुच्छेद रेडी हो गया, ठीक है, बी जोड़ दिया, ये नया अनुच्छेद रेडी हो गया। यानी इन्होंने वैसे का वैसा ही रहने दिया अनुच्छेद। इसीलिए जब भी संविधान आप देखोगे, आप अगर मॉडिफाई हो रहा है मतलब संशोधन हो रहा है, तो उसमें अगर कुछ भी अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं तो कोई भी अनुच्छेद परिवर्तित नहीं होते, उल्टा उसमें अल्फाबेट जोड़ के उसको नया अनुच्छेद बना दिया जाता है। इतना समझ में आया। अभी कल के दिन विचार और अभिव्यक्ति से रिलेटेड कुछ और बनाना हुआ तो हो सकता है 19, अगर बहुत बनाते ही चले गए, जेड खत्म हो गया तो जेड ए से फिर शुरू होगा, ठीक है, ये ए फिर वापस जेड खत्म हो जाएगा तो वापस ए से शुरू होगा। तो ये हमारा संविधान, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखो कितना दिमाग से इसमें अनुच्छेद को मतलब इसमें ऐड किया जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, टोटल इस समय वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, जिसमें जो 25 भाग में है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 3 अनुसूचियां ऐड हुई है, जिसमें से 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको संविधान का जो उल्लेख कर रहा हूं उसके बारे में बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है। इतना समझ में आ गया तो कमेंट करो यस।
कमेंट करो यार फटाफट, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो समझना जरूरी है। अभी आप, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करो कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्या तरीका में चेंजेस करना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बता दिया, हमारा संविधान कैसा है, निर्मित है, लिखित है और विशाल है, यानी इनेक्ट है, रिटेन है और वास्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड है हमारा, ठीक है। देखो बहुत लोग बोलते हैं यार इतना विशाल क्यों है, तो इसमें एक नॉर्मल सी बात है, हमारा जो संविधान है बहुत सारे देशों से क्या है, प्रभावित है। जैसे आप आयरलैंड देखोगे, जर्मनी देखोगे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब देशों से क्या है, हमारा संविधान प्रभावित है, ठीक है। अगर आपको कभी भी मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पीटी में पूछ लिया कि हमारा संविधान किन किन देशों से प्रभावित है, और ऑप्शन में आपको दिया है अमेरिका, ब्रिटेन। संविधान की बात जहां पे किया गया, हाँ जब मैं प्रस्तावना पढ़ूंगा तो इस कंफ्यूजन को एक चीज दूर करूंगा, तो इसीलिए हमेशा याद रखना अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी। और हमारे जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है, ठीक है। तो उसके जो वस्तु ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आप ये टोटल अगर संविधान की मैं बात करूं तो ये 5 देशों से हमारा संविधान क्या है, प्रभावित है। प्रस्तावना से लेके आपका जो है, प्रस्तावना तो हमारा अमेरिका और जो वस्तु शिल्प उसका लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। बाकी संविधान में जो भी चीज उल्लेखित है वो कहाँ कहाँ से, जैसे मौलिक अधिकार जब आप पढ़ोगे तो कुछ मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, कुछ चीजें जर्मनी इससे प्रभावित है, कुछ चीजें ब्रिटेन से प्रभावित है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनकी समिति और जो वीएन राव जी थे, ये सबने जो प्रारूप रेडी किया था, उस प्रारूप में मतलब आप 60 देशों का उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, कि 60 देशों की संविधान व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, राज्य व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, उस हिसाब से भारत का संविधान क्या होना चाहिए, एकदम सुपर्ब होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, जिससे क्या है सबको, ब्लैक पेन कहा गया यार, हाँ, सबको क्या होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। अब दूसरा लिखिए, हमारा संविधान का विशेषता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए ये लिखते चलिए आप, ठीक है, समझते चलिए और अपने वर्ड में आपको जो भी आपको समझ में आता है वो लिखते चलिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुप्रीमेसी, या आप बोल सकते हो सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान से बढ़ के कोई भी नहीं है, ना राजा है, ना कोई शासक है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति, कोई भी नहीं है। यानी हमारा जो संविधान है ये क्या है, यहाँ पे सब एक बराबर है, और सबसे बड़ा हमारा इधर पे क्या है, संविधान ही है, यानी संविधान के आगे कोई भी नहीं है। और संविधान ने ही पावर दिया है किसको, न्यायालय को, न्यायालय को पावर दिया है संविधान की रक्षा का। याद रखिए, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की रक्षा का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, तो न्यायालय को दिया गया है, क्योंकि न्यायालय को एक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। क्योंकि संसद क्या है, कानून बनाएगा, ठीक है। अब संसद या राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये आगे भी पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सब चीजें। तो संसद अगर कानून बना रहे हैं, राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लाके कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो ये सही है कि नहीं है, सही है ये, मतलब संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। तो इसको कौन चेक कर, अगर करने का काम कर सकता है, न्यायालय। और अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि भाई इससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये संविधान के अगेंस्ट है, तो न्यायालय के पास इतना अधिकार है कि वो उसको कैंसल कर सकता है। यानी आप समझ सकते हो कि हमारे संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर कोई भी बोले, मोदी जी भी बोले कि हमारी पूर्ण बहुमत है और हम चाहते हैं ऐसा होवे, तो अगर उसमें मौलिक अधिकारों का अगर अहित होता है, ठीक है, हित की बातें नहीं है, तो वो संविधान क्या हो जाएगा, वो अधिनियम, वो संशोधन जो हुआ है वो कैंसल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष है।
क्या है, हमारा जो राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष होने की वजह से जो लोग सोचते हैं हम इसको हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान को चेंजेस करना पड़ेगा। परंतु न्यायालय ने ये डिसीजन दे चुका है कि जो भी प्रस्तावना में चीजें उल्लिखित है, जो भी संविधान के मौलिक अधिकार में है, वो हमारा सब क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। तो मूल ढांचे का मतलब है कि हमारा जो पंथ निरपेक्ष जो उसमें वर्ड दिया गया है वो भी हमारा मूल ढांचा है, और संसद और राष्ट्रपति भी चाहे तो भी मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हमारे संविधान को जब अगर परिवर्तित उसके मूल ढांचे को नहीं किया जा सकता तो हिंदू राष्ट्र बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग, ये राजनीतिज्ञ लोग जो मतलब इलेक्शन के टाइम बोलते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये सब करूंगा, तो यार आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये इतना समझ में आज से याद रखना है कि ये पॉसिबल नहीं है, उनके बहकावे में नहीं आना है। आपको डेवलपमेंट की बात करनी है, समाज के कल्याणकार की बात करनी है, भारत को आगे बढ़ाने की बात करनी है। ये जो धर्म की बातें करते हैं वो लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं करने वाले, तो उस पर अपने को फोकस नहीं करना है। तो हमेशा आपको याद क्या रखना है, सबसे सुप्रीम कौन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये 2 पॉइंट आप क्या करो, नोट कर लिए रहना, ठीक है। तीसरा लिखिए, संघात्मक एंड एकात्मक प्रणाली। संघात्मक और एकात्मक प्रणाली, ठीक है। आप प्रणाली आगे लिख लीजिएगा, संघात्मक और एकात्मक, यानी फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, यानी अगर देखा जाए तो हमारे संविधान ने क्या किया है, राज्य और जो केंद्र है उसमें शक्तियों का पृथक्करण, विभाजन कर दिया है कि केंद्र क्या मतलब योजनाएं बना सकती है, केंद्र क्या कार्य कर सकती है, केंद्र किस किस सेगमेंट में जो है कानून व्यवस्था ला सकती है, और राज्य के क्या अधिकार है, ये सब पृथक्करण कर दिया गया है। परंतु जिस समय देश में वॉर की स्थिति मतलब आ जाती है या कहीं भी अहिंसक वारदातें होने लगती है और राज्य उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, या राज्य का मुख्यमंत्री क्या है अपना मनमाना हो गया है, कुछ भी कर रहा है, तानाशाह हो गया है, तो उस टाइम पे यानी आपातकाल के टाइम पे क्या कर सकती है, जो केंद्र है वो केंद्र राज्य की शक्तियां समाप्त कर सकती है। यानी कौन, राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां समाप्त करके उसको क्या लगा सकता है, आपातकाल लगा देता है। जैसे कभी कभी आपने देखा है क्या होता है, जब वहां की सरकार गिर जाती है तभी भी राष्ट्रपति वहां पे क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है, वहां का शासन कौन चला रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से अर्थ हो गया केंद्र। तो यानी हमारा जो भारत का संविधान है वो संविधान ने हमारी कौन सी प्रणाली एक्सेप्ट की हुई है, संघात्मक और एकात्मक। यानी जब सब व्यवस्था है नॉर्मल ढंग से चल रही है तो हम एक संघात्मक रूप में है, और जब हमको लगता है कुछ भी अनुचित हो रहा है या विशेष परिस्थितियों में हमारा जो संविधान है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, एकात्मक में। तो इसीलिए हमारी क्या है, मिक्स प्रणाली है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखिए। देखिए मैं आपको इसकी विशेषताएं इसलिए समझा रहा हूं, मैंने संविधान को बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि मेंस में भी आपको 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, पीटी में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इस पे इतना फोकस किया है। क्योंकि आप कभी भी देख लो, कोई भी संविधान को इतना आपको लंबा नहीं पढ़ाएगा। आप यूट्यूब पे देख लो या कोई टीचर्स का लेक्चर देख लो, अगर कोई पढ़ाता है तो मुझे वो लिंक आप इसमें दे देना, मैं कॉपी मतलब उसको बैन नहीं करूंगा, मैं वो लिंक देखूं क्या सच में मार्केट में ऐसा कोई है जो संविधान को इतना, आपको संविधान सभा के बारे में इतना डीप पढ़ा रहा है, संविधान के बारे में इतना, मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जो देखा इतना कोई भी डीपली नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो मैं अपनी वो तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मैं इतनी ये मेहनत क्यों कर रहा हूं, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से चारों पहलू देख रहा हूं, पीटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से और आपके समझने के हिसाब से। मैं इसके लिए ये मेहनत कर रहा हूं कि आपका जो तथ्य है वो क्लियर रहे। जब ये चीजें क्लियर रहेगी तो आगे जो भी है मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा, तो आपको ये पीछे की चीजें वाइफ करेगी, याद आएगा, दिमाग में गूंजेगी, तो आप उसको इंटरलिंक कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए चौथा देख लेते हैं हम लोग, क्या है, संसदीय व्यवस्था। हमारी व्यवस्था कैसी है, अमेरिका की तरह जो है वो अध्यक्षात्मक नहीं है, क्या है, संसदीय व्यवस्था है। संसदीय का मतलब क्या है, हमारे इधर पे जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हमारे इधर नाम मात्र का कौन राष्ट्राध्यक्ष है, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। ये आपको ध्यान में है, ध्यान में है तो कमेंट कीजिए यस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे इधर राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, नाम मात्र का, वो राष्ट्रपति होता है, बट वास्तविक कौन होता है, वास्तविक
जो कार्य करता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये जो चाहे प्रधानमंत्री की बात करो चाहे राष्ट्रपति की बात करो, राष्ट्रपति भी मंत्रिमंडल द्वारा ही क्या होता है? मंत्रिमंडल के ही निर्णयों से सिलेक्ट होता है, मंत्रिमंडल द्वारा मतलब चुना जाता है। या इसको तो आप जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इसको कौन मनोनीत करता है? वो पूरे आपके मिलके ही जो मंत्रिमंडल है वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उसमें सर्वोपरि कौन होता है? प्रधानमंत्री। परंतु प्रधानमंत्री को भी कौन सिलेक्ट करता है? मंत्रिमंडल। पर लेकिन यहाँ पे देखोगे कि जिसने प्रधानमंत्री की दावेदारी कर दी उसकी सर्वोच्चता है, तो वो सारे अपनी मंत्रियों को खुद लेकर आता है। लेकिन हमारा संविधान क्या बताता है कि प्रधानमंत्री को कौन बनाता है? वो मंत्रिमंडल बनाता है। वो जो मंत्री परिषद रेडी हुआ है, जो मुख्यमंत्री को वही बना रहा है और प्रधानमंत्री को भी वही, मतलब केंद्र वाला केंद्र में निर्माण कार्य करता है और जो राज्य स्तरीय है वो राज्य में। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल को अधिकार दिए गए। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जब भी मंत्रिमंडल चाहे कि अगर प्रधानमंत्री हमारे तरफ जनता के लिए जो हम चाहते हैं वो कार्य नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपना जो बहुमत है वो पीछे लेके प्रधानमंत्री यानी सरकार गिरा देते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देखते हो सरकार अस्थिर रहती है कभी कभी। तो अस्थिर होने का एक फायदा भी ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो तानाशाही, सरकार तानाशाही नहीं कर पाती है। प्लस यहाँ पे जो विधायिका और कार्यपालिका होती है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से हमेशा सामंजस्य बना रहता है। परंतु अगर आप अध्यक्षात्मक में देखोगे तो 4 साल का कार्यकाल फिक्स हो गया, 5 साल का कार्यकाल फिक्स हो गया राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता और राष्ट्रपति को महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। और अभी तक आपने देखा है उनके 300 साढ़े 300 सालों के इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति को अमेरिका में महाभियोग से नहीं हटाया जा सका है। तो मतलब वो कितना कठोर अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। परंतु संसदीय क्या है? इजी है, सरल है। अगर प्रधानमंत्री अपना मनमाना कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ठीक है, सॉरी, संसदीय व्यवस्था का मैंने इंग्लिश में नहीं बताया। पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैं इंग्लिश में आपको इसके लिए भी बताते चल रहा हूं कि इंग्लिश में भी आप वो पॉइंट नोट करते चलो। अब 5वां लिखो, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए ये दोनों क्या है? इंटरलिंक है, मतलब इनसे समझा जा सकता है। इंटरलिंक का मतलब क्या है? संसद आपका कानून बनाता है, न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन करती है, अगर सही है तो वो उस कानून को वैसे ही बनी रहने देती है, अगर लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो उसको क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। तो यानी ये एक दूसरे के क्या है? पूरक आप बोल सकते हो कि अगर न्यायालय जो है कुछ भी कानून के तहत कोई अगर वो विशेष प्रावधान लेकर आता है तो संसद में उसके खिलाफ कानून बना दिया जाता है। तो ये आप लड़ाई देखते रहोगे। अभी जब आप अनुच्छेद पढ़ोगे, संविधान का मतलब जो भी आर्टिकल्स है वो पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि न्यायपालिका और संसद में किस तरह के लड़ाई होते रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको अपोजिट नहीं बोल सकते हो ये है, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है। ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? बस संविधान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन संसद में क्या है, कभी कभी ऐसे मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है जिनकी क्वालिटी लो है, तो वो इमोशनल भावनाओं से, दक्षिणपंथी के हिसाब से उन लोग क्या प्रथाओं के हिसाब से कानून बनाते हैं। परंतु जो न्यायालय होता है वो संविधान के हिसाब से प्योरिटी में सोचता है, वो अपने इमोशंस पे नहीं सोचता है। इसीलिए क्या होता है, जो न्यायालय के डिसीजन होते हैं वो सबको मान होते हैं। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई भी नहीं है। यानी संविधान के बाद अगर देखा जाए सुप्रीमेसी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की है। उसके बाद आप संसद को बोल सकते हो, क्योंकि संसद क्या है? अस्थिर है, बनते बिगड़ते रहती है। ठीक है, संसद के मंत्रिमंडल बनते बिगड़ते रहते, पर जो न्यायालय है वो बनते बिगड़ते नहीं रहता है, वो स्थिर है आपका। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी संसद में विधायिका कार्यपालिका जुड़ी हुई है, परंतु लेकिन जो जुडिशरी सिस्टम है वो उन पे डिपेंडेंट नहीं है। ये नो डाउट कि जो वहां के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, मतलब आप जिसको क्या बोल सकते हो, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर आप देखोगे जो इसके न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति। ठीक है, इतना बेसिक जीके तो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना तो पता होगा, यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति किस पे डिपेंडेंट है? मंत्रिमंडल पे डिपेंडेंट है, और मंत्रिमंडल जो सलाह देता है उसी के हिसाब से राष्ट्रपति करता है। परंतु संविधान के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन किंतु मगर बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहा है, परंतु जब भी राष्ट्रपति चाहे अपने मन से हटा नहीं सकता है। जब अभी हम लोग बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे, एक काम करते, प्रस्तावना के पहले हम लोग बहुमत के प्रकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, आपकी चीजें और अवधारणा क्लियर होगी। तो ये बहुमत से ध्यान है। तो जब आप बहुमत के प्रकार पढ़ोगे कि ये न्यायालय के जजों को कैसे हटाया जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि यार इनको बनाना तो इजी प्रक्रिया है, बट हटाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपका जो न्यायालय है क्या है, वो स्वतंत्र है। साथ ही साथ इनके जो क्या बोलते हैं व्यवहार है, जो चरित्र है, इस पे संसद, ठीक है, जो संसद है, अभी जैसे हाई कोर्ट है तो वो किसी राज्य में ही रहता है, तो राज्य के जो न्यायाधीश है उनके जो आचरण है उसके ऊपर वहां की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, वो उस पे क्या, विधायिका उस पे डिस्कशन नहीं कर सकती है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश है उनके आचरण के ऊपर संसद में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। ये आप चीज ध्यान रखना। यहाँ पे न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। यानी राष्ट्रपति ने चलो ठीक है बना दिया, परंतु अगर न्यायपालिका के जज को लग रहा है कि भाई ये तथ्य गलत है, तो वो गलत ही बोलेगा। इसमें ये मंत्रिमंडल नहीं बोल सकता कि मैं तुमको हटा दे रहा हूं, नहीं हटा सकते, क्योंकि उसके हटाने के लिए विशेष बहुमत हम लोग पढ़ेंगे। बहुमत के प्रकार जब पढ़ेंगे तो उस बहुमत में हम लोग बहुमत पढ़ेंगे कि किस बहुमत से ये हटाया जाता है। मैं थोड़ा हिंट आपको दे दिया कि बहुमत द्वारा ही हटाया जाता है, तो इसके लिए ये क्या है, बहुत अहम है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसीलिए क्या है, भारतीय संविधान ने जो है जुडिशरी को अलग रखा है ताकि तानाशाही ना हो पाए भारत में। अब आप सोचिए कि हमारा जो संविधान है वो कितना सॉलिड है कि मतलब अगर लोग चाहे शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके लोगों पे राज कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जब से न्यायालय ने जो मौलिक अधिकार है, यानी प्रस्तावना में और जो भी चीज उसके बुनियादी ढांचे को प्रस्तुत किया गया है, उसको क्या बना दिया है संविधान का मूल ढांचा बना दिया है। तो मूल ढांचे को न्यायालय ने भी बोल दिया कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, तब से ये और टफ हो गया है। तो आप इतना बेफिक्र रह सकते हो कि अगर आपके साथ प्रधानमंत्री भी गलत कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, अगर वो आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई तथ्य है। तो अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड नहीं है तो आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। तो आपके ऊपर तानाशाही कोई नहीं कर सकता। परंतु इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अधिकार नहीं पता है, लोगों को उनके मौलिक अधिकार नहीं पता है, लोगों को संविधान नहीं पता है। इसीलिए ये नॉर्मल जो हवलदार रहते हैं, पुलिस वाले जो रहते हैं, वो मनमानी ढंग से उनको परेशान करते हैं, पैसा वसूलते हैं, हफ्ताखोरी करते हैं। जिस दिन मैं बोलता हूँ लोगों को ये संविधान के बारे में पता चल गया, जिस दिन लोगों को पूर्ण रूप से संविधान के बारे में, हर चीजों के बारे में पता चल गया, उस दिन आप ध्यान रखना कि इंडिया से ये रिश्वतखोरी, करप्शन खत्म हो जाएगा। और कुछ नेता चाहते भी नहीं कि लोग इतने पढ़े लिखे हो, क्योंकि आप देखोगे आजकल जो नेता होते हैं, नेता यानी मंत्री, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके पास साइकिल लेने की भी औकात नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, आप देख सकते हो, साइकिल लेने की भी औकात नहीं होती है, लेकिन मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आप ये समझ सकते हो कि उन्होंने क्या किया, ये करप्शन किया। और उन्हें पता है कि अगर ये लोगों को पता चल गया संविधान क्या है, तो वो लोग हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के आएंगे, केस करने लगेंगे। तो सब ये क्या है, मिले जुले है, तो ये चाहते नहीं है। तो आपकी जो न्यायपालिका है उसी से आप एक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सही डिसीजन देता है। अभी कुछ कुछ मामलों में तो हाई कोर्ट पे भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ जज देखे गए हैं जो पार्टियों के तहत कोई सजा मतलब दे रहे हैं। परंतु आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो उनके वकील होते हैं, अगर वो वकील तथ्य पेश कर दे रहे हैं उस अनुच्छेद के अनुसार, उस आर्टिकल के अनुसार, तो जज को वो क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली जज कुछ चीजों में निर्णय देता है। परंतु कुछ चीजों में गलत देखा जाता है, तो जब गलत देखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है वो केस। लेकिन परंतु याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे देता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो छोटे मोटे जज नहीं होते। और एक बहुत कम ही ऐसे टाइम देखा जाता है जो सिर्फ एक जज की ही पीठ, जो सिंगल, मैं पीठ के बारे में भी बताऊंगा, तो जो एक सिंगल ही जज तो किसी डिसीजन को दे देता है। परंतु जैसे बड़े जो भी मुद्दे होते हैं, ठीक है, जैसे जितना बड़ा मुद्दा होगा उतने जज इन्वॉल्व होके वो क्या
करते हैं, अपने डिसीजन निर्णय देते हैं। तो वैसे हाई कोर्ट में भी होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखो कि भारत की जो न्यायपालिका है वो बहुत मजबूत है और उसके आगे कोई भी नहीं जा सकता है। उसके आगे सिर्फ एक ही चीज है, संविधान। बाकी उसके आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, कोई भी नहीं टिक सकता। यानी संविधान, उसके बाद आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसके बाद आपका न्यायालय, आप फिर संसद बोलो, फिर प्रांतीय जो राज्य विधानमंडल है वो सब बोलो, परंतु सबसे सुप्रीम कौन है, संविधान है। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ही है जो आपके अधिकारों को बचा के रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट को पे किसी को भी कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पे आप कुछ भी फालतू कमेंट करते हो तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है कि वो आपके ऊपर केस चला सकता है। तो यानी आप सोचो, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको कुछ भी कमेंट करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सबके निर्णय लेता है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, हर चीजों की रक्षा कर रहा है। तो आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठने लग गया तो आप ये समझ लो कि तानाशाही चालू हो गई है। तो अभी तक भारत में देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हर निर्णयों में प्रमुखता दिखाई है, विशेषता दिखाई है और अच्छे तर्क युक्ति युक्त निर्णय दिए। ठीक है, तो आपको ये चीजें मैं इसके लिए समझाते समझ रहा हूं कि जब आप एथिक्स में क्वेश्चन लिखोगे, जब आप इंटरव्यू दोगे, तो आपकी भावनाएं जो है, मानसिकता जो है, आप वो न्यूज में जो राजनीतिक चीजें देख के आप जो कमेंट करना चाह रहे हो उस पर ना रहे, आप थ्योरेटिकल समझ के वो चीजों को आप प्रस्तुत करो। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग, आप लिख लीजिए, छठा पॉइंट है कि हमारा क्या संविधान की विशेषताएं हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, एक चीज इसमें क्लियर कर देता हूं, मैंने बहुत लोगों का देखा है कि लोकतांत्रिक को पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ठीक है, यानी जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही प्रतिनिधियों को चुनती है और वही सरकार गठित करके देश का संविधान और शासन व्यवस्था चलाते हैं। यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, जहां पे जनता द्वारा शासन व्यवस्था चलती है। तो यानी आपका, अगर आप बात करोगे अमेरिका की, आप बात करोगे ब्रिटेन की, वो भी लोकतंत्र हैं। परंतु किंतु लेकिन मगर बट एक चीज देखा जाए जो भारत ने प्रमुखता हासिल की है, वो चीज क्या है, गणराज्य। देखिए, गणराज्य का मतलब क्या होता है, जो राज्य का राष्ट्राध्यक्ष होता है, आप जिसको बोल सकते हो प्रथम सर्वोपरि, यानी प्रथम, आप भारत में तो इसको प्रथम नागरिक भी बोला जाता है, आप जो भी बोलो, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो पहला मेन व्यक्ति होता है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं होने का मतलब है वो जनता में से ही चुन के आता है राष्ट्रपति। भले उसकी प्रक्रिया अलग है, मंत्रिमंडल वगैरह कोई भी चुनता है, लेकिन आप हर टाइम देखे हुए रहोगे कि राष्ट्रपति जो है वो किसी एक ही पार्टी का नहीं है, वो किसी एक ही समाज का नहीं है, वो किसी एक ही घर का नहीं है, वो जनता में से अलग अलग हर बार आपको राष्ट्रपति देखे गए हैं। यानी यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, और वंशानुगत ना होकर हमारा गणराज्य कैसा है, जनता में से ही किसी को चुना जाता है और वही हमारा क्या बनता है, राष्ट्राध्यक्ष बनता है। यानी जनता ही सर्वोपरि है, उस राज्य को क्या बोला जाता है, गणराज्य। यानी लोकतंत्र भी हमारा भारत देश का कैसा है, लोकतंत्र जनता द्वारा है, यानी जनता द्वारा है, इसीलिए लोकतंत्र बोला जाता है। और जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नागरिक भी जो होता है, वंशानुगत न होकर जनता में से ही चुना जाता है, इसीलिए हम क्या है, गणराज्य। और सबसे बड़ी बात है, ब्रिटेन इतने सालों बाद भी आज तक गणराज्य नहीं बन पाया, क्योंकि वहां जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत है, यानी राजा का ही बेटा राजा बनेगा। बट परंतु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बोला, नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत है वो राजा बनेगा। एक चीज याद रखो, मैं बार बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ही उल्लेख क्यों करता हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने संविधान बनाने में पहली प्रायोरिटी दी। ठीक है, अब हम लोगों को जो नॉलेज मिला है उसके हिसाब से तो संविधान का सर्वोपरि
तो बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे, भले वो 6 सदस्य भी थे, उन्होंने भी अपनी अवधारणाएं दी, अपने समर्थन दिए, उसके बाद जनता ने भी दिया, परंतु जो मुख्यतः काम था वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हर प्रथा, हर प्रणाली, हर सिस्टम को देखते हुए भारत में जो है इस संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया, इस वंशानुगत प्रवृत्ति को तोड़ा। तो वंशानुगत प्रवृत्ति तोड़ने की वजह से हमारा जो भारत देश है वो लोकतंत्र के साथ एक गणराज्य भी है। तो ये लोकतंत्र गणराज्य बनाने का श्रेय जो है बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, हमारे गांधी जी को जाता है। देखिए आजादी में बहुत लोगों ने अपने योगदान दिए, परंतु किंतु लेकिन मगर बट एक चीज याद रखो, आप एकदम उत्साहित होकर अपनी जान दे रहे हो उस चीज में, और दूसरी चीज है कि आप अपने बुद्धि से देखो, मैं भगवत गीता को भी मानता हूं, तो कहीं कहीं चीजों में आपको छल करना जरूरी होता है। अगर किसी ने देश को छल के द्वारा भी किसी के हित के लिए आजादी दिलाई तो वो बहुत मान्य रखता है, क्योंकि ये आप अगर 100 लोगों की जान देके आप देश को आजादी दिला रहे हो, और एक बंदा है वो 100 की जान बिना दिए अपने दिमाग से क्या है आजादी दिला रहा है, तो इसमें बहुत फर्क होता है। तो इस तथ्य को समझो, ये बहुत आपको इसके लिए बहुत विचार की जरूरत पड़ेगी। तो जिन लोगों ने ये प्रमुख भूमिका निभाई उनके बहुत मतलब अहम योगदान है, क्योंकि देखो बॉर्डर पे हमारे सैनिक भी देश की रक्षा के लिए जान दे रहे हैं, ठीक है, परंतु कुछ लोग हैं जो हमारे जैसे हमारे जो सेना के अध्यक्ष होते हैं वो क्या, वो जान डायरेक्ट देना की बजाय वो दिमाग यूज करते हैं कि कैसे मैं सैनिकों की भी जान बचा सकूं और हमारे देश की भी रक्षा कर सकूं। तो प्रायोरिटी आप किसकी देंगे? तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझाया, ये समझना ना समझना आपके ऊपर है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए समाजवादी राज्य। हमारा राज्य कैसा है? समाजवादी है। देखिए दो को मैं एक साथ समझाता हूं। समाजवादी राज्य यानी 7वां और 8वां पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य और पंथ निरपेक्ष राज्य, सोशलिस्ट राज्य, स्टेट आप बोल सकते हो, राज्य लिख लेना हिंदी में, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष को आप क्या बोल सकते हो? पंथ निरपेक्ष मतलब हुआ सेक्युलर। ये सेकुलर जो वर्ड आता है ये बार बार क्यों आता है आप अभी समझोगे। सेकुलर मतलब क्या हो गया, हमारा जो देश है उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। क्या नहीं है? राजकीय धर्म नहीं है। अगर कभी इससे क्वेश्चन मींस में पूछा जाता है तो पहला वर्ड आप हाईलाइट करोगे कि पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हो? पंथ निरपेक्ष मतलब है ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो, जहां पे लोगों को अपने धर्म का पालन और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हो। तो भारत में क्या है, आपका देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। हम भले कितना भी बोल दे यार हमको हिंदू राज्य बनाना है, राष्ट्र बनाना है, लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारा संविधान सर्वोपरि है, तो हमारे संविधान के हिसाब से हम क्या है? पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष होने का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है, संविधान की प्रमुख विशेषता है हर जाति प्रांत के लोग बिना किसी भेदभाव के भारत में रह सकते हैं, अपने जाति का प्रसार, अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रसार तक कर सकते हैं, इसकी भी मनाही नहीं है। अभी आप देखते हो बहुत सारे दल हैं, बजरंग दल हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कोई क्रिश्चियन या कोई मुस्लिम समुदाय कहीं पे भी सेम आप सिमिलर देखोगे, कोई हिंदू समुदाय किसी मुस्लिम बस्ती में गया है अगर प्रचार के लिए तो वहां पे रोका जाता है, परंतु संविधान के अनुसार आप अपने धर्म का प्रचार, उसके धर्म का प्रचार करने से नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो भारत में है और भारत में तानाशाही नहीं है। हर आदमी को उसके धर्म का प्रचार, रख रखाव तथा धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, बट शर्त ये भी है, उस पर एक सीमा ये भी है कि कोई किसी को जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर वो जबरदस्ती नहीं कर रहा है तो अपने धर्म की जो व्याख्या है वो खुलेआम कर सकता है, उस पर कोई मनाही नहीं कर सकता है, ठीक है। जो कुछ लोग किसी को रोकते हैं, अगर वो चाहे कोर्ट में केस करे तो उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। आप ये चीजें ध्यान रखो। हमारा देश तानाशाही वाला नहीं। आजकल लोग अपने आप को बहुत हीरो बनते हैं पॉलिटिकल पे, यूट्यूब और मीडिया में बहुत छाए हुए हैं, तो लेकिन अगर जब उनको बरोबर कानून के दायरे में लिया जाएगा ना तो वो बरोबर हो जाएंगे। बट लोगों जो हमारे संविधान के पास, कानून के पास, न्यायपालिका के पास बहुत ऐसे मुख्य काम बचे हुए जो पहले सुलझाना जरूरी है, तो उसको इग्नोरेंस में ही रखती हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी है कि जनता का पहले जो हित के पेंडिंग काम बचे उसको क्लियर किया जाए। तो ऐसे लोग हीरो नहीं होते। ऐसे लोग क्या होते हैं? कुछ माहौल को खराब कर रहे, कुछ समाज को चाहते वो मेरी तरफ मुड़ के मुझे वोट दे और मैं भी राजा बनूं, तो उनका एम है राजा बनना। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, ना समाज का भला कर पाते हैं ना अपने समुदाय का भला कर पाते हैं। तो ऐसे जो भी एक विशेष समुदाय प्रावधान लोग हैं, उनके समुदाय को ही उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। जब ऐसे लोग लोगों का बहिष्कार करना चालू करेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वयं मानते थे
अभी आज आप देखोगे लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पूज रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं कि पूजने से मना करता हूं, आप पूजो, लेकिन उनके आदर्शों का पालन करो, क्योंकि वो ही चाहते थे कि किसी भी एक समाज की प्रमुखता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज फिर से उन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया, इतना मेहनत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भी आजादी के लोग थे, इतना मेहनत किया उन्होंने कि देश को आजादी दिलाई, कि हमारा देश वापस ये जो कुरीतियां हैं उनसे बाहर निकल सके। लेकिन अभी पॉलिटिकल फैक्टर में पड़ के वापस से ये हमारा माइंड क्या है, संकुचित होते जा रहा है। हिंदू धर्म अलग, मुस्लिम धर्म अलग, दलित को अलग कर दिया, फिर इसके बाद आप देखोगे कि अब अलग अलग समुदाय बना दिए। तो ये वापस से विभाजन हो रहा है। हमें इस चीज के खिलाफ कट्टर खड़े होना पड़ेगा कि भाई कोई भी धर्म हो, ये हमारी पर्सनल इंडिकेशन है, आप हमें मत समझाओ, आप हमारे देश का विकास का काम करो, हम लोग धर्म का मुद्दा खुद देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि संविधान ने इसकी संरक्षण प्रणाली खुद बना दी है। तो आप लोगों को ये बदलना होगा, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही इस विचारधारा को बदल सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं भाई तुम हिंदू हो तो फिर ऐसे सबकी बात क्यों करते हैं, अपने धर्म की बात करो। देखो भाई, मैं हिंदू हूं, ठीक है, मैं अपने धर्म की रक्षा खुद करना जानता हूं, परंतु समाज सर्वोपरि है, हमारा संविधान भी सर्वोपरि है, हमारा धर्म भी सर्वोपरि है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई हम बोलो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू ही सब कुछ है, बाकी लोग क्या, वो भी तो हमारे देश के नागरिक है। आजादी में उन्होंने समान भूमिका निभाई है। पाकिस्तान अलग होते टाइम वो इंडिया में रह गए, क्योंकि भारत देश से उनको प्यार था, उन्होंने भारत की संस्कृति से प्यार किया। आज भी स्कूल में आप देखोगे पहली दूसरी जो तीसरी के बच्चे होते हैं वो हिंदू मुस्लिम जात पात देख के खाना नहीं खाते, वो एक साथ खाते। परंतु वही आप देखोगे किसी समाज में जब रह रहे हैं तो उन बच्चों को माँ बाप पहले से ही सिखा दिए कि बेटा वो हिंदू का बच्चा है, बेटा वो मुस्लिम का बच्चा है, उसके पास नहीं जाना, उसका नहीं खाना है। तो ये जो मानसिक जो संरचना हमारे देश में बिगड़ते जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक माहौल। तो इस राजनीतिक माहौल को सुधारना पड़ेगा, और इसको सुधारने का काम सिर्फ हम और आप कर सकते हैं। जिस दिन हम इनको लताड़ना चालू कर देंगे कि धर्म के ऊपर जो भी बात कर रहा है आप उनको भगा दो, उनको वोट मत दो, तो वो धर्म के मुद्दे उठाना बंद कर देंगे। और जब तक आप धर्म के आधार पे ही वोट बैंक दोगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। और आप लिख के ले लो, 100 सालों बाद आप वापस से किसी ना किसी के गुलाम बन जाओगे, क्योंकि जहां पे धर्म की बहुसंख्या बढ़ जाएगी, संविधान भी चेंज हो जाएगा, न्यायपालिका की भी कोई भी सर्वोपरिता नहीं रहेगी, और एक ही वापस से जो धर्म तंत्र है वही आ जाएगा। तो पुनर्चक्र वापस से लौट के आएगा। तो इसको नहीं लौटाना है तो मैं तो बोलूंगा कि आप एकदम कट्टरता से धर्म का विरोध कर दिए। जो धर्म के हिसाब से वोट मांगने आते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार राजनीतिक व्यक्ति करे तो ये गलत है। अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति करे तो सही है, क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, और राजनीतिक व्यक्ति जो है राजनीति करने के हिसाब से कर रहा है। तो ये चीज आपको सोचनी है, ये चीज आपको बदलनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, समाजवादी हमारा राज्य है। समाजवादी का मतलब क्या है, हम आर्थिक जो विषमता है उसको दूर करने पे फोकस करता है, यानी समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए हमारा जो है संविधान सिखाता है कि जो मजदूर वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके बीच में इनकम की ज्यादा डिफरेंस ना रह जाए, उनके लिए रोजगार की मतलब स्वतंत्रता देना, उन्हें कोई भी उद्योग करने की स्वतंत्रता देना, उनके रोजगार में मदद करना, ऐसी नीतियां होनी चाहिए जो संविधान हमें सिखाता है। जब हम नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि पूर्णतः संविधान लागू होने के लिए, पूर्णतः एक कल्याणकारी भारत बनने के लिए क्या क्या चीजें लागू होना जरूरी है। अगर वो बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुसार अगर वो नीति निदेशक तत्व 100% लागू हो जाए तो हमारा देश जो है वो संविधान के अनुसार 100% हो जाएगा। तो मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, आजकल जो स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं ना हम बाबा साहेब आम्बेडकर के मतलब क्या है, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम दलित समाज का भला करने आए, वो लोग भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 50% आदर्श को बताते, 50% आदर्श को छुपाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन मैं बाबा साहेब आम्बेडकर के 100% संविधान की व्याख्या कर दूंगा जनता के सामने, तो जनता मुझे वोट देना बंद कर देगी, क्योंकि जनता का जो दिमाग है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। तो ये लोग भी जो है ना, इन लोगों से तो मेरे को बहुत नफरत है जो लोगों को भड़काते हैं, तो इन लोगों के खिलाफ होइए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष संविधान की विशेषता है। अब 9वां लिखिए, एकल नागरिकता है। अब आप बोलोगे एकल नागरिकता मतलब क्या है, ठीक है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप।
अब सिंगल सिटीजनशिप से आशय है कि एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब राज्य भी अपनी नागरिकता देता है और राष्ट्र भी अपनी नागरिकता देता है, क्योंकि जो अमेरिका था वो एक परिसंघ का हिस्सा था, मतलब वो बहुत सारे राज्यों से बनके एक परिसंघ बना था, बाद में उसने संघात्मक प्रणाली अपना के अब अलग होने की इजाजत नहीं देता है, तो अमेरिका एक राष्ट्र हो गया, इसलिए वहां पे दोहरी नागरिकता चलती है, राष्ट्र की अलग राज्य की अलग। परंतु किंतु लेकिन मगर बट भारत में भले अलग अलग राज्य एकत्र होकर एक भारत राष्ट्र बना है, हमें भारत की अखंडता एकता को मजबूत रखने के लिए संविधान ने इसको कैसा नागरिकता देने का सिर्फ अधिकार दिया है, एकल। यानी अगर कोई राज्य चाहे, महाराष्ट्र राज्य चाहे कि मैं भी महाराष्ट्रियन नागरिकता दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज जो लोग बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं यूपी का हूं, मैं यहाँ का मूल निवासी हूं, तो आप भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है। ये तो राज्य सरकारें जो हैं ये कुछ भी खिचड़ी पकाती है, तो वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपकी सिर्फ यही है कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप एक ही नागरिक हैं, वो भी भारत के हैं, आप किसी राज्य के नहीं है। इसीलिए हमारा संविधान जो है हमें स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी कोने में आवाजाही करने की हमें स्वतंत्रता देता है। आप तमिलनाडु में देखते हो, आप कर्नाटका में देखते हो, आप महाराष्ट्र में देखते हो, ये स्टेट वाइज कभी कभी मुद्दे उठते रहते हैं कि उत्तर भारतीयों को भगाओ, बिहारियों को भगाओ या समथिंग, जो भी है, हर जगह हर स्टेट में कुछ ना कुछ चलते रहता है। अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाए कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको भी जेल हो जाएगी, ठीक है। और वो फिर कुछ कुछ मौलिक अधिकारों में तो उसकी जमानत तक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन कोई इतना करता नहीं है, उच्च न्यायालय तक ही केस रह जाता है, और उच्च न्यायालय किस प्रकार के निर्णय देता है आपको भी पता है, ठीक है। तो हमारा कैसा है, एकल सिटीजनशिप है, तो ये मौलिक अधिकारों का अगर कोई भी हनन करता है तो ये सब मौलिक अधिकारों का ही हनन चल रहा है, जो आपको अबाध्य रूप से संचरण करने के लिए रोक रहे हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10वां देख लेते हैं, मौलिक अधिकार, और 11वां लिख लो, नीति निदेशक तत्व, ठीक है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। अबे मैं कुछ चीजें एक ही साथ लिख देता हूं ताकि सबको इंटरलिंक कर सकूं। कल्याणकारी राज्य, ठीक है। मैं ये तीनों को इंटरलिंक करके समझाता हूं, एक काम करता हूं, मैं ये तीनों को अच्छे से लिखता हूं, 10वां 11वां 12वां, ताकि आपको, अब ये तीनों टॉपिक लास्ट है तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको, तो अगर हम लोग पहला लिख लेते हैं 10वां मौलिक अधिकार, मैं इंग्लिश वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि यहीं पे मैं समझाने वाला हूं, मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए इंग्लिश भी लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा लिखिए नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी जो डायरेक्शन देता है। चलिए उसकी मैं आपको व्याख्या भी करता हूं, पहले लिख लीजिए प्रिंसिपल, ठीक है। तीसरा लिखिए, तीसरा आपका क्या मैंने बताया था, यानी 12वां कल्याणकारी, कल्याणकारी मैंने राज्य को आपको बता दिया था, कल्याणकारी राज्य लिखो या आप कल्याणकारी राज्य समाज लिखो या कल्याणकारी राज्य की स्थापना लिख दो, जो भी लिखना है जिससे आप इजीली समझ सको। इसका इंग्लिश आप लिख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर। ये मैंने तीनों चीजों को हाईलाइट इसके लिए किया कि आपको ये समझना जरूरी है, मैंने आपको ये अच्छे से मैं समझाना चाहता हूं। अब मौलिक अधिकार लिखिए, ठीक है। पहले आप इसमें थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं नहीं, चलिए मैं शुरुआत करता हूं, बस इतना ही लिखने की जरूरत है। अब ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जब मैं आपको अध्याय के बारे में बता रहा था तभी समझाया, ये किसमें है, भाग 3 में, ठीक है। किसमें है,
भाग 3, हमेशा जब भी मौलिक अधिकारों की बात आए तो आपको याद रखना है ये भाग 3 में है और नीति निदेशक तत्व किस में है, भाग 4 में है। तो ये आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपको हमेशा रखना है भाग 3 और आपका भाग 4 में नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार आपको जो है अनुच्छेद 34 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं और नीति निदेशक तत्व जो है आपके 36 to 51 है, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि ये किसमें आपको लिखना है। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार वो अमेरिका और आयरलैंड से प्रभावित होके लिया गया है, ठीक है। और नीति निदेशक तत्व खास करके आयरलैंड से, ठीक है, प्रभावित है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो एक नागरिक को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए, मानवीय जीवन जीने, परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, यानी जो अधिकारों का एक नागरिक, एक स्वतंत्र जो देश है उसमें होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन ये मौलिक अधिकार जो है वो सीमित रूप से हैं, मतलब उसमें सीमाएं भी लगाई गई है, असीमित नहीं है। तो कभी भी पीटी में पूछा गया कि मौलिक अधिकार सीमित है कि असीमित, तो आपको हमेशा सिलेक्ट क्या करना है, असीमित है। मतलब इसकी कोई सीमित है, ये असीमित नहीं है, इस पे भी सीमाएं लगाई गई हैं। विशेष प्रावधानों, विशेष परिस्थितियों में आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये किससे प्रभावित है, अमेरिका और आयरलैंड के मौलिक अधिकारों से। वहां से ये प्रभावित होकर हमारे भी मौलिक अधिकार में हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कुछ तथ्य इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार जो है जनता को उसका क्या दिलाती है, अधिकार दिलाती है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का कोई भी व्यक्ति हनन करता है, ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, न्याय वगैरह जो भी है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर वो किसी भी मौलिक अधिकार का उसका हनन करता है तो वो डायरेक्ट किसके पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट जो है विशेष तरीके से क्या बोलते हैं, न्याय भी देता है, कभी कभी रीट भी जारी करता है, वो सब चीजें हम लोग आपको पढ़ेंगे। तो ये मौलिक अधिकार जो है आपके जो पॉलिटी है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसको अच्छे से हम लोग रेडी करेंगे। इसके बाद जो है नीति निदेशक तत्व, जो नीति निदेशक तत्व है उसी में से ये मौलिक अधिकार भी निकल के आए, क्योंकि नीति निदेशक तत्व में वो सारे तत्व, वो सारे अधिकार, वो सारे प्रावधान उसमें बताए गए हैं जिसके होने पे, जिसको लागू करने पे क्या हो सकता है, समाज एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। यानी समग्र रूप से संविधान का फोकस क्या है कि अपने देश को क्या बनाना है, कल्याणकारी, लोगों के हित के लिए जो राज्य हो, कल्याण के लिए जो राज्य हो। तो कल्याणकारी, हमारे संविधान का एम, मुख्य एम क्या है, कल्याणकारी समाज बनाना, ठीक है। मतलब एक कल्याणकारी समाज बनाना। वो कल्याणकारी समाज कब बनेगा, जब नीति निदेशक तत्व 100% लागू हो जाएंगे। तो नीति निदेशक तत्वों में बहुत सारी अवधारणाएं दी गई है जिसको लागू धीरे धीरे किया जाएगा और जिसको लागू करना जरूरी है। जिसको लागू करने के लिए ही जो अपने देश में जो नागरिक संहिता, एक नागरिक संहिता बिल आने वाली है जिसपे बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, वो नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है कि पूरे देश में जो है संविधान सबके लिए एक रहेगा, कानून सबके लिए एक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म परंपराओं के हिसाब से कहीं कोई चीजें अलग है, मुस्लिम धर्म परंपराओं के हिसाब से कहीं कुछ चीजें अलग है, मुस्लिम क्रिश्चियन के हिसाब से अलग है। नहीं, सबकी एकल नागरिक संहिता वाला जो कानून आ जाएगा वो भी किसका तत्व है, नीति निदेशक तत्व। तो उसको लागू करना भी जरूरी है। देखिए मैं बीजेपी के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नीति निदेशक तत्वों की बात कर रहा हूं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बात कर रहा हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। तो इसके अनुसार उन चीजों को लागू करना जरूरी है। जब हम लोग नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे जो भाग 4 में 36 to 51 दिया गया, तब हमें समझ में आएगा कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमें इसको लागू करना जरूरी है। और इसी में से कुछ मौलिक अधिकारों के भी रूप में है। तो जो मौलिक अधिकार क्लियर हो चुके हैं, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक घर में बैठे हो और कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हैं, कुछ व्यक्ति अंदर खड़े हैं। तो जो अंदर आ चुके हैं वो मौलिक अधिकार है, यानी जिसको अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है। और कुछ को तो हम लोगों ने सामान्य अधिकार में भी डाल दिया गया है। और जो अंदर नहीं आ चुके हैं, बाहर हैं, वो क्या है, नीति निदेशक तत्व है। यानी मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है या कोई सरकार मौलिक अधिकारों को बाध्य करती है तो वो क्या है, प्रवर्तनीय है। यानी आप सरकार के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, यानी न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। परंतु किंतु लेकिन मगर बट अगर नीति निदेशक तत्व को कोई सरकार लागू नहीं करती है, कोई सरकार उसमें उल्लेखित आपको अधिकार नहीं देती है, तो आप किसी भी न्यायालय में उस पर केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, अप्रवर्तनीय है। तो हमेशा याद रखना है, मौलिक अधिकार हमेशा प्रवर्तनीय रहेगा। प्रवर्तनीय का मतलब है बाध्यकारी, सरकार को वो चीजें लागू करनी पड़ेगी, वो अधिकार देना पड़ेगा। अप्रवर्तनीय मतलब अबाध्यकारी, सरकार उसके ऊपर है, वो चाहे तो उसको इन्वॉल्व कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, और सरकार को बाध्य कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये 12 जो मैंने बताए ये विशेषताएं हैं। आप अगर संविधान पढ़ रहे हो तो आप कुछ अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको समझ के लिखोगे तो मैं तो बोलूंगा ये आपके लिए बहुत ही इजी है, और आप इजीली जो है संविधान सभा का गठन, संविधान के बारे में, तो ये सब चीजें आप इजीली क्या करते हो, एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो एक बार थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। पीटी के हिसाब से हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान जो कब बना था, क्रिप्स मिशन के तहत पहले उसको क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, लेकिन लोगों ने उसको, मतलब जो भी हमारे संविधान सभा के उस टाइम सदस्य बनने वाले थे, या जो हमारे भारत में थे, गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस दल थे और आपका मुस्लिम लीग था, उन्होंने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे उसमें कुछ ब्रिटिश लोग भी उसमें शामिल रहेंगे संविधान सभा में, प्लस वो विश्व युद्ध के बाद वो प्रस्ताव पे विचार करके उसको लागू किया जाएगा। तो इसी पे ही गांधी जी ने बोला था कि भाई ये तो क्या हो गया, जो बैंक दिवालिया होने वाली है, बंद होने वाली बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे संविधान सभा बनी, कौन से मिशन के तहत बनी, ठीक है। फिर उसके सदस्य पढ़ा हम लोगों ने, फिर संविधान सभा का गठन पढ़ा, फिर संविधान सभा कब लागू हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, कितने सदस्य थे, उसमें महिलाएं कितने थी, ठीक है। 389 सदस्य, 15 महिलाएं, उसमें से एक मुस्लिम महिला है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। फिर माउंटबेटन के थ्रू क्या हुआ, जुलाई 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन का प्रस्ताव आया, उसमें जो बाकी रियासतें थी वो भारत में आने लगी, मुस्लिम लीग के भी कुछ लोग आए, उसके बाद सब अलग हो गए, ठीक है। फिर 299 सीट्स अपने पास बची, जिसमें से क्या बोलते हैं, जो बांग्लादेश से चुनाव लड़के कौन जीते थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वो क्योंकि वो पाकिस्तान में चले गया। फिर वो मुंबई से लड़े और मुंबई से जीत के वापस सदस्य बने। फिर BN राव क्या थे हमारे, प्रारूप समिति को उन्होंने गाइड उन्होंने किया था, मतलब प्रारूप संविधान का उन्होंने ये करके दिया था, रेडी करके दिया था। प्रारूप जो था भारतीय संविधान का, वो क्या थे, IAS ऑफिसर थे, वो सब मतलब संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। फिर इसके बाद संविधान हमारा पूरा हुआ, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू हुआ, जिसमें 4 व्यवस्थाएं लागू हुई, ठीक है। नागरिकता, निर्वाचन, इसके बाद नागरिकता, निर्वाचन, फिर कुछ आपके जो हैं प्रावधान, और इसके बाद अंतरिम संसद। अंतरिम संसद किसको बोला जाता है, जो 1946 से लेके निर्वाचन होने तक जो संसद, यानी संसद के बनने के पूर्व जो संसद कार्य कर रही थी, उसको संसद, अंतरिम संसद बोला जाता है, जो 1952 तक था। फिर इसके बाद 1946 से लेकर 1949 संसद बनने तक कौन से अधिनियम के तहत भारत की राज्य व्यवस्था चल रही थी, तो था 1935 का भारतीय अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। इसके बाद संविधान बन के रेडी हुआ। संविधान कब पूरी तरह रेडी हुआ, आखिरी बैठक उसकी कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जब आखिरी बैठक हुआ, तब उसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को मान्यता दी गई कि राष्ट्रपति कौन होंगे, राष्ट्रगीत क्या होगा अपने देश का, और राष्ट्रगान क्या होगा। और जिस दिन वो समाप्त हुआ उस दिन वो कौन सी बैठक थी, 12वां बैठक थी। तो इसी प्रकार टोटल कितनी बैठकें हुई थी, 12 बैठकें हुई थी। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, जबकि वो रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो वो पूर्ण रूप से उसी दिन इसके लिए लागू हुआ, क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और तभी से पूर्ण स्वराज की मान्यता प्राप्त हो गई थी। तो उसी के याद को सजोए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ी। विशेषताएं में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 12 पॉइंट पढ़े, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है, ठीक है। एकात्मक और संघीय प्रणाली है, संसदीय कार्यपालिका है। इसके बाद आपने देखा क्या, यहाँ पे मौलिक अधिकारों का संरक्षण, निधि निदेशक तत्व, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा। तो वो सारी चीजें
उसके बाद हम लोगों ने आज का ये टॉपिक खत्म किया है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करते चलो कि मैं इसको और कितना इजी बनाऊं, और स्लो पढ़ाऊं, और फास्ट पढ़ाऊं, कम टॉपिक कवर करूं। और देखो ज्यादा टॉपिक तो और मत बोलना, क्योंकि मैंने जितना टॉपिक कवर किया है इतना ज्यादा टॉपिक आपको कोई भी कवर करके नहीं देगा। तो मैं इसको वास्ट कवरिंग कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा डिलीटेशन होगा, कोई भी टॉपिक उसमें से डिलीट कर दिया जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना प्रीलिम्स ना मेंस ना इंटरव्यू, तो आप कहीं वो बुक से पढ़ लेना, तो उस पर आप मत करो, क्योंकि वो आप खुद ही समझ लेना, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। फिर भी मैंने कुछ बेसिक चीजें जो पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी वो भी बताया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल से हम लोग पहले बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रस्तावना चालू